डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 91। पालतू जानवरों की दुकान का पहला तल खाली और शांत था। रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया पहली मंजिल पर दुकान की निगरानी नहीं कर रही थी। कौन जाने वह कहां भाग गई। लुओ चेन दूसरी मंजिल पर स्थित प्रजनन कक्ष में गई और गहरी नींद में सो रहे दोनों छोटे बच्चों को उनके संबंधित घोंसलों में रख दिया ताकि वे अधिक आराम से सो सकें। फिर वह मुड़ा और तीसरी मंजिल पर स्थित गुप्त लोक की ओर गया, जहां उसे वास्तव में अपने पिता मिल गए। उस समय लुओ युहिंग एक बेल को निर्देशित कर रहा था, जो एक विशाल अजगर की तरह जमीन पर लिपटी हुई थी, ताकि गुप्त क्षेत्र में मौजूद जानवरों को आध्यात्मिक संबंध वाला जल वितरित किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि लुओ चेन के कुछ दिन पहले कोमा में चले जाने के बाद से ही लुओ युहिंग इन जानवरों की देखभाल कर रहा था। लुओ युहिंग ने लुओ चेन को देखने के बाद पहले उसे ध्यान से देखा, फिर संतुष्टि और राहत भरी मुस्कान दिखाई। आशीर्वाद समारोह समाप्त हो गया है और आपका राज्य बहुत अच्छा दिख रहा है। लुओ चेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये बहुत अच्छा है। अब मेरे पास किंग रैंक बीस्ट को विकसित करने की 90% संभावना है। लुओ युहिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, इतनी जल्दी। ये बच्चा लगभग उसकी बराबरी करने ही वाला था। जानवरों को विकसित करने की उसकी भयानक क्षमता के बारे में सोचते हुए वह शायद उसे पीछे छोड़ने ही वाला था। उफ, इस बूढ़े पिता की गरिमा कहाँ जाएगी। लुओ युहिंग का चेहरा दृढ़ हो गया और उसने लगन से काम कर रही लता को वापस बुलाया। कोमल सुगंध, वापस आओ, जल्दी करो और साधना करो। फिर उसने लुओ चेन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ हो, तो बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना किसी झिझक के चला गया। लुओ चेन ने लकड़ी के घर के सामने से गायब होते हुए लुओ युहिंग को खाली निगाहों से देखा, फिर उस चम्मच को देखा जो जेंटल अरोमा ने उसे दिया था। उसने गहरी सांस ली और आध्यात्मिक संबंध वाले जल से गुप्त क्षेत्र में कींग्यू घास को लगन से सींचने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। लेकिन थोड़ी देर काम करने के बाद लुओ चेन को अचानक कुछ याद आया। उसने करछूल नीचे रख दिया और चिल्लाया, रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच, अगर तुम बाहर आकर काम नहीं करोगे तो तुम्हें एक हफ्ते तक आत्मा जानवर का मांस नहीं मिलेगा। किंग्यू सीक्रेट दायरे में छोटे से लकड़ी के घर के पीछे चुपचाप आराम कर रही रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया ने अचानक लुओ चेन को अपना नाम पुकारते हुए सुना, और उन धमकी भरे शब्दों को सुनकर वह अनायास ही कांप उठा। क्या महान दानव राजा वापस आ गया है। अब रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वह अपने दोनों पंखों को तेजी से फड़फड़ा रहा था। वह ध्वनि के स्रोत तक पहुंच गया। वाकई लुओ चेन वापस आ गया था। वह लुओ चेन के सामने आया और तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा। बॉस, कुछ दिनों बाद तो आप और भी शानदार दिखने लगे हैं। आप वापस आ गए हैं, मुझे क्या करना है। इस व्यक्ति का उत्कृष्ट रवैया देखकर लू चेन अब उसे कठोर शब्दों से धमकाने की हिम्मत नहीं कर सका। जाओ और आज का स्पिरिट एफिनिटी जल उन जानवरों में बांट दो जिन्हें अभी तक ये नहीं मिला है। रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच ने आत्मा आत्मीयता कुंड में पानी को देखा, फिर जानवरों को देखा और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे अभी करता हूँ। इस चिड़िया का रवैया अब इतना अच्छा क्यों है। अपने अनुपस्थिति के दिनों में रंगीन ध्वनि वाली आत्मा चिड़िया ने क्या अनुभव किया। उसे व्यस्त होते देख लुओ चेन ने कहा, पत्थर की आत्मा के गुप्त क्षेत्र में मौजूद लोगों को मत भूलना। तुम्हें पता है ना। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुख्य हिजड़े की तरह व्यवहार कर रहा है। लुओ चेन ने अपना सिर हिलाया और इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके दृष्टिकोण से उसने ये भी देखा कि कई किंग्यू ग्रास विकसित होने के लिए तैयार थे, इसलिए वह समय मिलने पर इस कार्य को पूरा कर सकता था। दुकान के सारे कामकाज सामान्य देखकर लुओ चेन को राहत मिली और वह दूसरी मंजिल पर स्थित प्रजनन कक्ष में लौट आया। इतने लंबे समय के बाद भी उसने अपना काम पूरा करने का इनाम नहीं लिया था। श्रृंखला कार्य चरण 1, किंग्यांग शहर जीते युवा पशु प्रशिक्षक प्रतियोगिता। पुरस्कार, एक रहस्यमय सामग्री, एक निम्न स्तरीय पशु संरक्षण औषधि का सूत्र।
अब कार्य पूर्ण हो चुका था और पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता था। वो ये देखना चाहता था कि यह रहस्यमय पदार्थ वास्तव में कितना रहस्यमय है और निम्न स्तरीय पशु संरक्षण औषधि का सूत्र क्या है। अगले ही पल लुओ चेन ने इनाम लेने का फैसला किया। इस बार इसी तरह की एक स्थानिक दरार दिखाई दी और वस्तुओं को मेज पर स्थिर रूप से रखा गया था। ये पहली बार से बिल्कुल अलग था। जब वस्तुओं को कचरे की तरह फेंक दिया गया था, लुओ चेन के होंठ चुपचाप फड़फड़ाए। ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों? पुरस्कार के रूप में दो वस्तुएं थीं। एक चमकीली लाल, अनोखे आकार की घास जो पंख फैलाए उड़ने के लिए तैयार पक्षी की तरह दिखती थी। दूसरा एक साधारण सा जेड पत्थर का टुकड़ा था। दुर्भाग्यवश सत्य की आंख का उपयोग पदार्थों पर नहीं किया जा सकता था, इसलिए लुओ चेन यह नहीं पहचान सका कि वह कौन सा पदार्थ था। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिस्टम से पूछा, ये कौन सी सामग्री है? इस सामग्री को पेश करने के लिए आप मुझसे शुल्क तो नहीं लेंगे, है ना? लुओ चेन के शब्दों में संदेह सुनकर सिस्टम लगभग उस पर अपनी आंखें घुमाना चाहता था। नहीं, ये फीनिक्स ब्लड ग्रास है, जो एक अत्यंत कीमती सामग्री है, जिसका उपयोग आमतौर पर पक्षी प्राणियों में फीनिक्स ब्लडलाइन को उत्तेजित करने या पक्षी प्राणियों को ये ब्लडलाइन प्रदान करने के लिए किया जाता है। फीनिक्स शब्द सुनते ही लुओ चेन की आंखें चमक उठी। क्या ये विशेष रूप से उसकी मां, सू मुकिंग के लिए तैयार नहीं किया गया था? लुओ चेन ने संदेह भरे लहजे में सिस्टम से पूछा, आप मेरी जिंदगी पर नजर तो नहीं रख रहे हैं ना? वरना आपको कैसे पता चलता कि मुझे ये सामग्री चाहिए? ये कैसे संभव है? लुओ चेन के संदेह को सुनकर सिस्टम थोड़ा घबरा गया। ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा है, तो इनाम के तौर पर हम कोई दूसरी सामग्री इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक बार यह चीज लुओ चेन के हाथों में आ गई, तो वह इसे वापस लेने और बदलने कैसे दे सकता था? लुओ चेन ने झट से दोनों चीजों को अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन फीनिक्स ब्लड ग्रास को छूने पर जलन महसूस हुई और वह उसकी जड़ों और शाखाओं के भीतर तरल पदार्थ बहता हुआ भी महसूस कर सकता था। मजाक कर रहा था, आप पैसे निकाल सकते हैं, लुओ चेन ने घमंड से सिस्टम को बताया। लुओ चेन ने फीनिक्स ब्लड ग्रास ली और उसे किंग्यू सीक्रेट दायरे में स्पिरिट एफिनिटी झरने के बगल में लगा दिया, और पलक झपकते ही स्पिरिट एफिनिटी जल आधे से अधिक अवशोषित हो गया। उसकी शाखाएं और पत्तियां अधिक सीधी हो गईं, मानो वह हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा हो। लुओ चेन ने इस फीनिक्स ब्लड ग्रास को देखा और तुरंत अन्य जानवरों के लिए स्पिरिट एफिनिटी वाटर आवंटन को आधा करने का फैसला किया। उसकी मां के जानवर के लिए बाकी जानवरों को थोड़ा और कष्ट सहना पड़ेगा। इसी क्षण रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया, जो दोबारा पानी लेने आई थी, ने लुओ चेन के बगल में उगी फीनिक्स रक्त घास को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह में रखा चम्मच खटखट कर जमीन पर गिर गया। वो किसी दीवाने की तरह फीनिक्स ब्लड ग्रास की ओर दौड़ा। उसके मुंह से लगभग जमीन तक लार टपक रही थी। लुओ चेन ने झट से अपना मुंह ढक लिया और सख्ती से चेतावनी दी, इस फीनिक्स ब्लड ग्रास से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे पंख नोचकर चिकन सूप बना दूंगा। फिर लुओ चेन ने रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया को तब तक ध्यान से देखा जब तक उसने सिर हिलाकर सहमति नहीं दी। तभी उसने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया। आह बॉस, मैं इसे पूरा नहीं खाऊंगा, बस कभी कभी मुझे 2 पत्ते इनाम के तौर पर दे दीजिए। ये कहते हुए रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और प्यारा दिखने की पूरी कोशिश की। आपको मानना पड़ेगा, जब इस लड़के ने प्यारा दिखने की कोशिश की, तो उसका आकर्षण रोकना वाकई थोड़ा मुश्किल था। भला उसे दोष कौन दे सकता है अगर उसकी शक्ल सूरत इंसानी सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप हो? लेकिन लुओ चेन, जो उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से उसे मना कर दिया। असली पौधा तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन मैं सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश को कुछ हद तक उसकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश करने दूंगा, और अगर वह ऐसा कर पाता है, तो वह आपके खाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होगा। लुओ चेन का जवाब सुनकर रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया का चेहरा उदास हो गया। मालिक, आप सीधे सीधे मुझे मना कर रहे हैं। वह छोटा सा खरगोश इतने उच्च स्तर के पौधे की नकल कैसे कर सकता है? मुझे परवाह नहीं, दुकान में अभी सिर्फ एक ही पौधा है। अगर एक भी पत्ता गायब हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया ने निराशा से सिर हिलाया। लुओ चेन रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को लेकर वास्तव में चिंतित था, इसलिए उसने उसे आदेश दिया, इस दुकान में किसी को भी मालिक की अनुमति के बिना फीनिक्स रक्त घास का सेवन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसके पास जाने की अनुमति नहीं है।
रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मालिक, आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। लुओ चेन ने ठंडे स्वर में सिर हिलाकर जवाब दिया, और फिर लुओ चेन फीनिक्स ब्लड ग्रास के किनारे पालथी मारकर बैठ गया, मानो उसका अभी वहां से जाने का कोई इरादा न हो। इसके बाद लुओ चेन ने सिस्टम से एक और इनाम निकाला, जो एक प्राचीन दिखने वाली जेड की पर्ची थी। निम्न स्तरीय पशु संविधान संयम औषधि। ओह, ये तो काफी लंबा नाम है। उसने जेड की पर्ची को अपने माथे पर दबाया, और कुछ देर बाद लुओ चेन ने अपनी आंखें दोबारा खोलीं। क्या सिस्टम की निम्न स्तरीय की परिभाषा कुछ ज्यादा ही कठिन है। किंग बीस्ट्स और किंग टियर से नीचे के बीस्ट्स को निम्न स्तरीय बीस्ट्स के रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो उस लिहाज से किंगयांग शहर एक खेल में नौसिखिए गांव की तरह है, और मैं बस एक छोटा सा नौसिखिया हूँ जिसने अभी तक नौसिखिए गांव भी नहीं छोड़ा है। हालांकि औषधि के फॉर्मूले में दिया गया विवरण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके अवयवों को ढूंढना विशेष रूप से कठिन नहीं था। हुआगुओ के नवीनतम नियमों, संसाधन आध्यात्मिक वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड के अनुसार, उनमें से अधिकांश प्रथम और द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं प्रतीत होती हैं। यह मानदंड कई कारकों पर आधारित है: संसाधन की दुर्लभता, इसका अनुप्रयोग, ऊर्जा की सांद्रता और अधिग्रहण के तरीके। उदाहरण के लिए, भयंकर जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को सीधे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आध्यात्मिक प्राणियों से प्राप्त सामग्री को द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जानवरों से प्राप्त सामग्रियों को वर्गीकृत करना सबसे आसान है, लेकिन पौधों के मामले में उन्हें वर्गीकृत करना कहीं अधिक कठिन है। हालांकि इल्यूजन वर्ल्ड में मूल्यांकन का कार्य होता है, इसलिए विवादास्पद सामग्रियों को सीधे मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने से अपेक्षाकृत रूप से चीजें काफी हद तक मानकीकृत हो गई हैं। उसने इसे तुरंत करने का फैसला किया, चूंकि उसका मनोबल पूरा था, इसलिए लुओ चेन ने स्टो के गोदाम से औषधि बनाने की सभी सामग्री एकत्र कर ली। उसे लगभग 500 मिलीलीटर बनाने में आधा घंटा लगा। लुओ चेन गुप्त क्षेत्र में एक परीक्षण विषय की तलाश करना चाहता था, और उसने सबसे पहले रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को देखा, जो अपना काम खत्म करने के बाद फीनिक्स रक्त घास की रखवाली कर रही थी। लेकिन ये प्राणी एक सीलबंद अवस्था में है, और इसे ये भी नहीं पता कि इसका मूल रंग क्या था। क्या ये औषधि इस पर काम करेगी? कोई बात नहीं, ये जीव बोल सकता है और इसके उपयोग के बारे में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, इसलिए चलिए पहले इसे आजमाते हैं। एक यू, इधर आओ, लुओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच को हाथ हिलाकर इशारा किया। लुओ चेन की पुकार सुनकर रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया अपनी सुअर जैसी अवस्था से बाहर आ गई और थोड़ी उलझन भरी निगाहों से लुओ चेन को देखने लगी। दुकानदार जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जल्दी इधर आओ। लू चेन ने अपना विनम्र भाव बरकरार रखा। रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया लुओ चेन के पास पहुंची। उसे आधा विश्वास था और आधा संदेह था कि ये दयालु दुकानदार वही क्रूर दुकानदार है जो पहले मिला था। दुकानदार की दयालुता को देखते हुए शायद अगर उसे कुछ फीनिक्स ब्लड ग्रास के पत्ते मांगने का मौका मिल जाए तो वह मान जाएगा। अपनी खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया को अचानक अपने शरीर पर तेज दर्द महसूस हुआ, मानो 10,000 चींटियां उसकी त्वचा को नोच रही हों। कांव, तभी उसे एहसास हुआ कि लुओ चेन उसके शरीर पर एक गाढ़ा लाल रंग का मिर्च की चटनी जैसा तरल पदार्थ लगा रहा था। दर्द सहते हुए रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया कांपते हुए बोली, दुकानदार, आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो बस फीनिक्स ब्लड ग्रास के पत्तों की लालसा थी। मेरा पक्षी जीवन इस तरह समाप्त नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, यह एक ऐसा औषधि है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। कैसा लग रहा है? रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच ने 10,000 चींटियों द्वारा नोचे जाने के दर्द को सहन किया और यह महसूस करने की पूरी कोशिश की कि क्या इससे उसके शरीर के विकास पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। इसका असर तो हुआ, लेकिन बहुत कमजोर था। लेकिन ये शुरू से ही कोई आत्मा प्राणी नहीं था, इसे बस इसी रैंक तक सीमित कर दिया गया था। अब उस कमजोर दुकानदार के मामले में अगर उसके द्वारा तैयार की गई औषधि का उस पर थोड़ा सा भी असर हुआ तो उसकी औषधीय शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। ठीक है दुकानदार, इसका असर बहुत स्पष्ट है। इससे शारीरिक फिटनेस में निश्चित रूप से काफी सुधार होगा। बस इसके दुष्प्रभाव थोड़े ज्यादा हैं।
आह, बहुत दर्द हो रहा है। लुओ चेन ने एक छोटी नोटबुक निकाली और पहले उपयोगकर्ता के अनुभव को सावधानीपूर्वक लिख लिया, फिर उस पर विचार करने लगा। क्या फास्फोरस युक्त अग्नि फल को अग्नि तत्व वाली मिर्च से बदलने पर ऐसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ठीक है, अगली बार मैं इस तत्व वाली वस्तु को ऑनलाइन खोज लूंगा। लेकिन अगर इसका असर बहुत कम नहीं हुआ है, तो वास्तव में इसका इस्तेमाल अब भी किया जा सकता है, क्योंकि मजबूत बनने के लिए थोड़ा दर्द सहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा, इससे जानवर की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ सकती है। लुओ चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे यह उत्कृष्ट लगता। इस प्रकार पालतू जानवरों की दुकान में मौजूद सभी जानवरों के लिए तैयार की गई संविधान को मजबूत करने वाली इस औषधि का ये संस्करण अंतिम रूप दिया गया। दोपहर में लुओ चेन ने 3 लीटर काढ़ा तैयार किया। उन्होंने इल्यूजन वर्ल्ड का दौरा करने और ट्विनबॉर्न डॉग और यू यिनचोंगेर फॉक्स के लिए एवोल्यूशन पाथ पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए भी समय निकाला। इसके अलावा अन्य लोगों के लिए ट्विनबॉर्न डॉग की कीमत 10,000 स्पिरिट कॉइन प्रति पीस थी, जबकि किग्यांग शहर के सदस्यों के लिए ये कीमत अलग थी। कानून प्रवर्तन टीम को 50% की छूट मिली, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 स्पिरिट कॉइन मिले। किसी आध्यात्मिक जीव के राजा जीव में विकसित होने के लिए यह मार्ग काफी किफायती प्रतीत होता है। हालांकि यूइन चोंगेर फॉक्स के विकास पथ की कीमत सभी के लिए समान रूप से 1,000 स्पिरिट कॉइन रखी गई थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि एक साधारण किंग टियर बीस्ट 10 लाख स्पिरिट कॉइन से अधिक में बिकता है, लेकिन लुओ चेन पेटेंट शुल्क एकत्र कर रहा है, इसलिए बिना कुछ किए पैसा कमाना भी बहुत तर्कसंगत है। हालांकि जैसे ही उन्होंने 2 इवोल्यूशन पाथ के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया, उनके बगल में मौजूद सफेद प्रकाश के गोले ने उन्हें सूचित किया कि सिस्टम अपडेट हो गया है। पता चला कि ब्रीडर में 2 नए लीडरबोर्ड जोड़े गए थे। विकास पथ पेटेंट आवेदन अनुभाग। पहला मुकाबला पेटेंट मात्रा लीडरबोर्ड का था, और निस्संदेह पहला स्थान ज्वांग शेंग को मिला। दूसरा था कुल पेटेंट बिक्री लीडरबोर्ड, और यहाँ पहला स्थान अब ज्वांग शेंग के पास नहीं था, बल्कि तांग हाउलिंग नामक व्यक्ति के पास था। प्रकाश के गोले ने ये भी कहा कि समय समय पर जो भी ब्रीडर लीडरबोर्ड पर जगह बनाएगा, उसे उससे संबंधित पुरस्कार प्राप्त होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति अधिक प्रजनकों को अपने स्वयं के विकास पथों के साथ पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि लुओ चेन ने अपने 2 अकेले इवोल्यूशन पाथ को देखा, और फिर 9,999 जोड़ रैंकिंग को देखा। खैर, वह तो सूची में भी जगह नहीं बना पाया था। हालांकि उनके पहले पेटेंट, द इवोल्यूशन ऑफ द रैपिड ईगल इनटू अ थंडरक्लैप बर्ड, की पहले ही 532 प्रतियां बिक चुकी थीं। प्राप्त राजस्व 2,53,650 स्पिरिट कॉइन था, जो 5% हैंडलिंग शुल्क काटने के बाद प्राप्त राशि थी। इस तरह गणना करने पर किग्यांग शहर के नगर रक्षक दल ने उनमें से 530 को विकसित किया होगा, और 2 और को निजी व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन इन्हें चाहे जिसने भी विकसित किया हो, जब तक आय होती रही, तब तक यह अच्छा था। बिना कुछ किए पैसे कमाने का यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। देखते ही देखते शाम के 8 बज गए, जो लुओ चेन और लियुगुआंग शहर के 3 परिवारों तथा लियांग कॉर्पोरेशन के बीच लेन देन के लिए तय की गई तारीख और समय था। लुओ चेन मायावी दुनिया में 5 मिनट पहले पहुंच गया, और फिर अन्य 4 पक्षों ने बारी बारी से लुओ चेन का निमंत्रण स्वीकार किया और मायावी दुनिया में चेन्यांग पेटस्टो में दिखाई दिए। सबके बैठ जाने के बाद लुओ चेन सीधे मुद्दे पर आया और बोला, आप सबका सामान इकट्ठा करने का काम कैसा चल रहा है? मैं आज के दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लुओ चेन ने वहां मौजूद चारों लोगों को उम्मीद भरी निगाहों से देखा और कहा, चलिए नगर प्रमुख फैंग से शुरुआत करते हैं। फैंग की ज्ञान कुछ देर रुका, ऐसा लग रहा था कि उसे पहले बोलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी बात रखी और फैंग परिवार द्वारा एकत्र की गई सामग्री की स्थिति के बारे में बताया। सूची में मौजूद 132 सामग्रियों में से फैंग परिवार ने 110 सामग्रियां एकत्र की। इनमें से तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं ड्रैगन यांग घास और आनंदवर्धक फूल को छोड़कर, और द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं 3 युआन का पत्थर और चांदी की तारा घास, बाकी सभी मिल चुकी हैं। सुनने के बाद लुओ चेन संतुष्ट हो गया, लेकिन उसने शांत भाव बनाए रखा और फैंग की ज्ञान के बगल में बैठे किन झोओ की ओर देखा। लुओ चेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि फैंग की ज्ञान के परिचय को सुनने के बाद किन झोओ के चेहरे पर अनजाने में खुशी की झलक दिखाई दी। किन झोओ ने मेज पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कहा,
सूची में मौजूद 132 सामग्रियों में से हमारे किन परिवार ने 123 सामग्रियां एकत्र की। इनमें से आनंद देने वाले फूल को छोड़कर और कुछ अन्य जिन्हें एकत्र नहीं किया गया, बाकी सभी सामग्रियां मौजूद हैं। उन कुछ संक्षिप्त वाक्यों में शायद केवल वही यह जान सकता था कि किन परिवार ने इस अवधि के दौरान इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए कितना प्रयास किया था। जिन गुप्त क्षेत्रों में फैंग परिवार और हे परिवार प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे, किन परिवार ने उनमें प्रवेश करने का साहस किया। जिन जानवरों को मारने का साहस फैंग परिवार और हे परिवार नहीं करते थे, किन परिवार ने उनमें प्रवेश करने का साहस किया। जब तक परिवार को एक और सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश मिल जाता, तब तक वर्तमान बलिदान पूरी तरह से सार्थक थे। लुओ चेन ने आत्मविश्वास से भरे किन झोऊ की ओर देखा और कहा, श्रीमान किन झोऊ, मुझे उम्मीद है कि किन परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई ये सभी सामग्रियां असली पौधे हैं, न कि स्पिरिट एफिनिटी की नकली प्रतियां। लुओ चेन स्वाभाविक रूप से स्पिरिट एफिनिटी की प्रतिकृतियां नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इससे उनके अपने स्टोर में मौजूद खरगोशों को स्पिरिट एफिनिटी को दोबारा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिससे उनके लिए उनका महत्व बहुत कम हो जाएगा। किन झोऊ का चेहरा सख्त हो गया। स्पष्ट रूप से लुओ चेन ने सही अनुमान लगाया था, वास्तव में उनमें सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश की प्रतिकृतियां थीं। हालांकि उनके पास केवल एक ही खरगोश था, इसलिए इस प्रकार के खरगोशों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं। किन परिवार की विशेषता को देखते हुए ये संभावना थी कि ड्रैगन यांग घास उनमें से एक थी। किन झोऊ ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपने परिवार से संपर्क करना होगा। श्री किन झोऊ, कृपया ऐसा करें। फिर किन झोऊ की आकृति दुकान से गायब हो गई। लुओ चेन ने हे परिवार के प्रतिनिधि ही लियांग्यू की ओर देखा। शुरू में पहले 2 परिवारों द्वारा अपनी घोषणाएं करने के बाद उनका चेहरा कुछ उदास था, लेकिन किन झोऊ के साथ हुए संक्षिप्त समय को देखकर उनके चेहरे पर अचानक एक नया आत्मविश्वास दिखाई दिया। किन परिवार के बारे में उनकी समझ के आधार पर वे ड्रैगन यांग घास की इतनी सख्ती से रक्षा करते थे कि उनके लिए लुओ चेन की शर्तों पर सहमत होना शायद बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अगर वे मान भी जाते तो भी कोई समस्या नहीं होती। उनका मानना था कि ही परिवार द्वारा प्रस्तावित शर्तों को लुओ चेन के लिए ठुकराना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब लुओ चेन की नजर उस पर पड़ी तो हे लियांग्यू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की। छोटे बॉस, हमारा ही परिवार इस बार लेन देन के लिए 2 विकास पथ देने को तैयार है ताकि आत्मा जानवरों को राजा जानवर बनने में मदद मिल सके। हालांकि उसका चेहरा बेहद आत्मविश्वासी दिख रहा था, लेकिन वहां मौजूद बाकी तीनों लोग हे लियांग्यू को भावहीन निगाहों से देख रहे थे। क्या हे परिवार ने हाल ही में लुओ चेन से जुड़ी खबरों पर ध्यान नहीं दिया था। इवोल्यूशन पाथ को ट्रांजैक्शन चिप्स के रूप में उपयोग करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लुओ चेन ने अब तक कितने इवोल्यूशन पाथ को पेश किया था। कम से कम 3 या 4 नए तो थे ही, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे शाही जानवरों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में पहले खुलासा नहीं हुआ था और जो पहले उनकी दुकान में बेचे जाते थे। कौन जानता है कि क्या वे उनके द्वारा विकसित किए गए थे। किसी अज्ञात किंग बीस्ट के विकास पथ का उपयोग करके ऐसे ब्रीडर के साथ लेन देन पर चर्चा करना वास्तव में उसकी नज़र में दुर्लभ सामग्रियों जितना मूल्यवान नहीं होगा। लुओ चेन ने तुरंत मना नहीं किया, बल्कि उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्री हे के विकास पथ किन 2 शाही जानवरों के लिए हैं। हे लियांग्यू ने मेज पर बैठे अन्य 2 किग्यांग शहर के निवासियों की अजीबोगरीब निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। एक मार्ग है विशालकाय वन अजगर के विशालकाय वन अजगर राजा में विकसित होने का, और दूसरा मार्ग है जंगली मधुमक्खी के जंगली मधुमक्खी राजा में विकसित होने का। छोटे बॉस, जब तक आप इन 2 विकास पथों में महारत हासिल कर लेते हैं, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, चाहे वह ब्राइट मून ब्रीडर बनने के लिए आपके भविष्य के मूल्यांकन के लिए हो या आपके स्टोर के भविष्य के व्यवसाय के लिए। फायदा, मुझे नहीं लगता। किन झोऊ की कर्कश आवाज अचानक सुनाई दी। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण वापसी को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी तरह से संवाद स्थापित किया है। लियुगुआंग शहर में हर कोई जानता है कि विशालकाय वन अजगर का पिता अपेक्षाकृत दुर्लभ संसाधन होने के कारण आपके हे परिवार द्वारा पाले गए अजगरों को छोड़कर मूल रूप से कोई जंगली अजगर नहीं बचे हैं। यह विकास पथ अब आपके ही परिवार के बाहर किसी के लिए भी ज्यादा उपयोगी नहीं है। किन झोऊ ने शांत भाव से अपनी सीट पर बैठते हुए सामने बैठे हे लियांग्यू की ओर तिरछी नजर डाली। ऐसा लगता था कि वही परिवार के सदस्यों को काफी नीचा समझता था।
तुम। ही लियांग्यू ने पहले तो उसे परेशान करने के लिए किन झोऊ को गुस्से से घूरा, फिर लुओ चेन की ओर मुड़कर समझाया, छोटे मालिक, जब तक ये सौदा सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, हमारा है परिवार विशाल वन अजगर से संबंधित मामलों में आपके साथ सहयोग करेगा, और हम जो दूसरा विकास पथ प्रस्तावित कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम। लुओ चेन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि किन झोऊ ने जोर से नाक सिकोड़ी। इस रास्ते में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरह के साम्राज्यवादी दानव को देखते हुए, इसके शोध मूल्य के अलावा शायद ही कोई इस विकास पथ को चुनेगा, क्योंकि राष्ट्रीय वरिष्ठ ज्वांग शेंग द्वारा घोषित विकास पथों में से एक जंगली मधुमक्खी के लिए एक मुफ्त और उससे भी श्रेष्ठ विकास पथ है, जो कि रक्त दानव रजत पर्ण मधुमक्खी में विकसित होना है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं, हे लियांग्यू? किन झोऊ की बातें सुनने के बाद हे लियांग्यू का चेहरा कभी हरा तो कभी पीला पड़ गया। लुओ चेन ने उन दोनों के भावों को देखकर जान लिया कि किन झोऊ की बातें सच थीं। इसलिए उसने हे लियांग्यू की ओर रुख किया और एक बनावटी, झूठी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान हे, आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपके परिवार ने इस बार कितने प्रकार की सामग्रियां एकत्र की हैं? हे लियांग्यू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर कुछ उदास होकर कहा, द्वितीय श्रेणी की 52 प्रकार की सामग्रियां और तृतीय श्रेणी की 15 प्रकार की सामग्रियां। 132 प्रकार की सामग्रियों में से केवल 67 ही एकत्र की जा सकी, जो कि आधे से थोड़ी अधिक हैं। क्या यही मिडिल सिटी ही परिवार की ताकत है? यहाँ तक कि लियांग जिंगसी के चेहरे पर भी कुछ अजीबपन झलक रहा था। लुओ चेन ने इस परिणाम के प्रति कोई भावना नहीं दिखाई, बल्कि इसके बजाय लियांग जिंगसी की ओर मुड़कर कहा, मिस लियांग, अब आपकी बारी है। ठीक है, छोटे बॉस, हमारी लियांग कॉर्पोरेशन ने दूसरे स्तर की 82 प्रकार की सामग्री और तीसरे स्तर की 25 प्रकार की सामग्री, कुल मिलाकर 107 प्रकार की सामग्री एकत्र की है। लुओ चेन को उम्मीद नहीं थी कि लियांग परिवार इतनी तरह की सामग्रियां एकत्र करने में सक्षम होगा। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि वे वास्तव में लियुगुआंग शहर में कुछ अच्छे संबंध रखने वाला परिवार थे, जो किंग्यांग शहर के किसी भी प्रमुख परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। लुओ चेन की मुस्कान और भी अधिक स्वाभाविक हो गई, और उसने लियांग जिंगसी की ओर सिर हिलाया। लियांग परिवार की वाकई एक मजबूत नींव है। मैं लियांग परिवार के साथ भविष्य में सहयोग करने के लिए वास्तव में उत्सुक हूँ। खांसी, खांसी, किन झोऊ ने 2 बार खांसा और उम्मीद भरी नजरों से लुओ चेन की ओर देखा। लुओ चेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए, संकेत मिलते ही पूछा, श्री किन की अपने परिवार के साथ हुई चर्चा का क्या परिणाम रहा? किन झोऊ के चेहरे पर गंभीरता आ गई, छोटे मालिक लुओ, हमारा किन परिवार आदान प्रदान के लिए सभी मूल पौधे उपलब्ध कराने के लिए सहमत है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ओह, कृपया बोलिए, श्रीमान किन। हम पालतू जानवरों की दुकान से जो ड्रैगन यांग घास का व्यापार करते हैं, उसका उपयोग केवल चेन्यांग पेट स्टोर के भीतर ही किया जा सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चेन्यांग पेट स्टोर ड्रैगन यांग घास को बाहर न बेचे। अपने परिवार की विशेष दुर्लभ सामग्रियों के रिसाव को रोकने के लिए लुओ चेन उनकी मानसिकता को समझता था। वैसे भी उसका इरादा इस सामग्री का उपयोग करके दुकान के लिए कोई लाभ कमाने का नहीं था, ये केवल गुप्त क्षेत्र में स्थित क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के लिए था। इसलिए बिना किसी झिझक के लुओ चेन ने बिना ज्यादा सोचे समझे किन परिवार की शर्त मान ली। तो नतीजा साफ है, किन परिवार और फैंग परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री अधिक मात्रा में है, इसलिए उन्हें 2 सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों के बदले में विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लियांग परिवार और हे परिवार ने भी कई सामग्रियां एकत्र की। इन सभी को बाजार मूल्य पर खरीदने के अलावा मेरा चेन्यांग पालतू पशु स्टोर दोनों परिवारों को स्टोर में बेचे जाने वाले अगले शाही पशुओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर खरीद का अधिकार भी देगा। हालांकि चूंकि लियांग परिवार ने अधिक सामग्री उपलब्ध कराई है, इसलिए चयन में लियांग परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या सभी को कोई आपत्ति है? किन झोऊ ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई आपत्ति नहीं है। फैंग की यांग अपेक्षाकृत शांत था, शायद इसलिए कि यह खरगोश फैंग परिवार के लिए था, इसलिए उसने ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। हालांकि उसे सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश का स्वामित्व नहीं मिला, लेकिन लियांग जिंगसी ने अपना प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया था और अब वह स्पष्ट रूप से खुश थी। हालांकि ही लियांग्यू ने गंभीर भाव से अपनी सीट से उठकर कहा, छोटे बॉस लुओ, आइए हम अपना सौदा यहीं समाप्त करें।
लुओ चेन के जवाब देने से पहले ही उसकी आकृति खंडित तारों की रोशनी में परिवर्तित हो गई और वह उस स्थान से गायब हो गया। लुओ चेन ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या है परिवार के सभी सदस्य इतने ही अभिमानी हैं? किन परिवार का सबसे ज्यादा द्वेष हे परिवार से था, इसलिए किन झोऊ ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के हे परिवार के कमजोर सदस्यों पर ही प्रहार किया और कहा, हे परिवार के अधिकांश सदस्य स्वार्थी, आत्म केंद्रित और चापलूसी करने में माहिर हैं। अगर चेन्यांग पेटस्टो में किन परिवार की छवि को ध्यान में न रखा जाए, तो किन झोऊ और भी कठोर बातें कह सकता था। लुओ चेन ने सिर हिलाया और उससे बात करना बंद कर दिया। वैसे भी इन तीनों परिवारों से इकट्ठा की गई सामग्री से उसकी लगभग सभी जरूरतें पूरी हो गई थीं। हे परिवार से कुछ सामग्री गायब होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई जल्द से जल्द व्यापार के लिए सामान दुकान पर ला सकेगा। ठीक है। इन तीनों के सहमत होने के बाद वे सभी दुकान से चले गए। लुओ चेन भी मायावी दुनिया से निकलकर असली चेन्यांग पेटस्टो की दूसरी मंजिल पर लौट आया। अब जबकि उसने अपनी जरूरत की लगभग सभी सामग्री जुटा ली थी, वह जल्द ही अपने शाही जानवरों के विकास के साथ आगे बढ़ सकता था। अगली सुबह तड़के लुओ चेन को किन झो का एक संदेश मिला जिसमें उसने बताया कि वह पहले ही अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका है। समय देखकर पता चला कि ठीक 8 बज रहे थे और लुओ चेन केवल आह भर सकता था। किन परिवार की कार्यकुशलता वाकई बहुत तेज थी। सौभाग्य से वो कल घर नहीं गया था और दुकान में ही रुका रहा, इसलिए वह तुरंत नीचे जा सका, अन्यथा उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ता। दुकान का दरवाजा अंदर की ओर खोलते ही उसने सचमुच किन झोऊ को बाहर खड़ा देखा। संभवतः उसने युद्धक पोशाक पहनी हुई थी, क्योंकि उस पर लगा चमड़ा मजबूत सुरक्षा प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके कुछ हद तक दृढ़ चेहरे के साथ वह वास्तव में निराशा और हत्या के इरादे का भाव व्यक्त कर रहे थे। दरवाजे के खुलने की चरमराहट ने किन झोऊ को, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, बाधित कर दिया। लिटिल बॉस लुओ, सुप्रभात। लुओ चेन ने पहले उनका अभिवादन किया, फिर किन झोऊ को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। ये पहली बार था जब किन झोऊ चेन्यांग पेटस्टो में दाखिल हुए थे, हालांकि उनके किन परिवार ने पहले ही पेटस्टो के बगल वाली दुकान किराए पर ले रखी थी। हालांकि उन्हें कभी वहां जाने का अवसर नहीं मिला था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से वे कियांग शहर पहुंचे थे, चेन्यांग पेटस्टो ने वास्तव में अपने दरवाजे नहीं खोले थे। मायावी दुनिया की तुलना में असली चेन्यांग पेटस्टो का आंतरिक स्थान कहीं अधिक बड़ा था, क्योंकि मायावी दुनिया ने विस्तार के लिए किसी भी स्थानिक कौशल का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा लुओ चेन ने स्टोर की कुछ ही सुविधाओं को स्कैन करके उसमें दर्ज किया था। ऐसा नहीं था कि मायावी दुनिया का स्थानिक विस्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ता था, और यह सस्ता नहीं था। विश्राम क्षेत्र की ओर चलते हुए किन झोऊ ने अपने सामने की मेजों पर नजर डाली और सीधे किन परिवार द्वारा एकत्रित सामग्री को बाहर निकाल लिया। जेड के बक्से 3 मेजों पर करीने से सजाए गए थे। लुओ चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी जांच की, और मात्राएं वास्तव में मेल खाती थीं। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं खरगोशों को लेने जाता हूँ। इतना कहकर लुओ चेन मुड़ा और ऊपर चला गया। लुओ चेन की बातें सुनकर किन झोऊ ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनका किन परिवार आखिरकार अपना दूसरा सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश प्राप्त करने जा रहा था। कुछ ही देर में लुओ चेन क्रिस्टल जड़े हुए कर्णपल लवों वाले 2 खरगोशों को अपनी बाहों में लिए हुए नीचे आया। हालांकि दोनों खरगोश एक ही नस्ल के थे, लेकिन उनके आकार में अंतर, एक बड़ा और एक छोटा, और उनके कान और पंजों पर लगे क्रिस्टल स्टड की अलग अलग संख्या ने तुरंत ही उनके बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया। लुओ चेन ने थोड़ा बड़ा खरगोश किन झोऊ को सौंपते हुए कहा, आपके किन परिवार का स्पिरिट एफिनिटी रैबिट चौथे स्तर का एक अच्छा एप्टीट्यूड स्पिरिट बीस्ट है। दूसरा एक पहले स्तर का एक अच्छा एप्टीट्यूड स्पिरिट बीस्ट है। किन झोऊ समझ गया। दूसरा सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश फैंग परिवार के लिए था। पशु स्वामी में अंतर था। संभवतः दोनों परिवारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों की अलग अलग मात्रा के कारण ही रैंक में अंतर आया था। यद्यपि किन परिवार के पास पशुओं की खेती के लिए संसाधनों और सामग्रियों की कमी नहीं थी, फिर भी किन झोऊ ने इस भाव की बहुत सराहना की। उसने खरगोश को वापस अपने बीस्ट मास्टर ब्रेसलेट में नहीं रखा, बल्कि उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक हटे कटते आदमी का एक नाजुक और प्यारा सा छोटा खरगोश पकड़े रहना एक अजीब विरोधाभास पैदा कर रहा था। छोटे बॉस लुओ,
परिवार मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। उसकी वापसी की उत्सुकता को देखते हुए लुओ चेन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसे दरवाजे तक छोड़ दिया। फिर लुओ चेन ने सड़क पर लियांग जिंगसी, फेंग किग्यांग और एक कुछ अपरिचित से दिखने वाले युवक को देखा। किन झो को विदा करने के बाद लुओ चेन ने तीनों नए लोगों का दुकान में स्वागत किया। सबसे पहले उसने किन झो द्वारा लाई गई सामग्री को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रखा। फिर लुओ चेन ने तीनों को देखा, विशेष रूप से उस कुछ अपरिचित युवक को। लुओ चेन को लगा कि वह फेंग किग्यांग के साथ आया होगा, इसलिए उसने विनम्रता से पूछा, और यह कौन है? ओह, ये फेंग लिक्सियाओ हैं, जो फेंग परिवार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं। फेंग परिवार में इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ये युवक लगभग 26 या 27 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसके आसपास ऊर्जा के उतार चढ़ाव से संकेत मिलता था कि वह पहले से ही राजा श्रेणी का पशु स्वामी था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह वास्तव में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। ये व्यापक पारिवारिक संसाधन सहायता का परिणाम भी हो सकता है। हालांकि कोई भी उसकी अपनी उत्कृष्टता से इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक राजा श्रेणी के पशु स्वामी को पूरी तरह से संसाधनों के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता था। लेकिन वाइल्ड रैंक और उससे ऊपर के स्तर के लिए प्रतिभा और संसाधन दोनों ही अपरिहार्य थे। फेंग परिवार द्वारा उसे इतनी लगन से प्रशिक्षित करने का मतलब है कि उसमें जंगली जानवरों के उस्ताद बनने की क्षमता अवश्य ही होगी। लुओ चेन, नमस्कार। फेंग लिक्सियाओ ने उन्हें लिटिल बॉस कहकर नहीं पुकारा, बल्कि औपचारिक रूप से उनके नाम से संबोधित किया। हेलो, फेंग लिक्सियाओ। नवागंतुक का परिचय कराने के बाद फेंग लिक्सियाओ और लियांग जिंगसी ने अपने द्वारा एकत्रित सामग्री लुओ चेन को सौंप दी। इसके बदले में लुओ चेन ने फेंग लिक्सियाओ को स्पिरिट बीस्ट या वन फ्रेग्रेंट स्पिरिट एफिनिटी रैबिट दिया, जिसे पहले ही तैयार कर लिया गया था। जहां तक लियांग जिंगसी की बात है, लुओ चेन द्वारा 11 मिलियन स्पिरिट कॉइन का भुगतान करने के बाद उसने उसे बताया कि जब जानवर बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे पहले से सूचित कर दिया जाएगा। लेन देन पूरा होने के बाद दोनों परिवार वहां से चले गए। दुकान का दरवाजा बंद करके लुओ चेन सामग्रियों से भरे कंगन के साथ किंग्यू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सबसे पहले उसने गुप्त क्षेत्र में रखे गए दर्जनों खरगोशों को पौधों से बनी सामग्री दी। उन सभी द्वारा अपनी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करने के बाद उन्होंने कुशलता से मूल पौधों को एकत्र किया और उन्हें भंडारण में रख दिया। ये सोचते हुए कि लुओ यांग की युवा पशु मास्टर प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, सबसे पहले उसके दूसरे पशु के मुद्दे को हल करना सबसे अच्छा होगा। लुओ चेन ने आवश्यक सामग्री का चयन किया और फिर स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में चला गया। ये देखकर कि उसने जिन कई जानवरों को विशेष रूप से राजा रैंक वाले स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट को सौंपा था, वे सभी अच्छी स्थिति में थे, लुओ चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पांचों जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। अब जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर मात्रा में थी और आशीर्वाद प्राप्त होने से पहले वह केवल 2 जीवों के विकास में ही सक्षम था, तो अब वह 5 जीवों के विकास में पूर्णतः सक्षम था। उसने स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट से डॉन बर्ड को अपने सामने लाने को कहा, जो पूरी तरह से गहरे नीले रंग की थी और उसके माथे पर एक लंबा, हल्के नीले रंग का पंख था। जाति, डॉन बर्ड। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार। प्रकार, हल्का प्रकार। स्थिति, शांत, भ्रमित। योग्यता, अच्छी। कौशल, 1। भोर का प्रकाश गहन श्रेणी। भोर का प्रकाश, जिसे आशा का प्रकाश भी कहा जाता है, भोर में फूटने वाली प्रकाश की पहली किरण है, जो लक्ष्य पर कुछ नकारात्मक अवस्थाओं को दूर कर सकती है। 2। सुबह का सूरज गहन श्रेणी। उगता हुआ सूरज। डॉन बर्ड सुबह के सूरज की रोशनी की नकल करता है, अपने आसपास के वातावरण को रोशन करता है, छाया कौशल पर बहुत अधिक दमनकारी प्रभाव डालता है और कुछ प्रकार के प्रकाश को बढ़ाता है। कौशल, 3। हल्का पंख गहन श्रेणी। प्रकाश प्रकार की ऊर्जा से संघनित हल्के पंख, जिन्हें भोर पक्षी द्वारा लक्ष्यों को भेदने के लिए नियंत्रित किया जाता है। डॉन बर्ड को बीस्ट मूल्यांकन में सपोर्ट टाइप बीस्ट माना जाता है, क्योंकि हालांकि उनके पास आक्रामक कौशल हैं। नुकसान के बारे में तो सभी जानते हैं, जो जानते हैं वही जानते हैं। इसका विकसित रूप, डॉन स्पिरिट बर्ड, हालांकि एक स्पिरिट बर्ड है, वास्तव में एक किंग बीस्ट प्रजाति है, जो बिना किसी बाधा के किंग रैंक तक पहुंचने में सक्षम है। और अपने सुरुचिपूर्ण और सुंदर रूप के कारण और उपचार कौशल वाले एक दुर्लभ जानवर होने के कारण ये पशु स्वामी द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है।
इस विकास पथ को हमेशा से मध्य शहर के कियाननियाओ शहर के यू परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। हालांकि यू परिवार हर साल बाहरी दुनिया को केवल 10 डॉन स्पिरिट बर्ड ही बेचता है, इसलिए इस जानवर की हमेशा कमी रहती है। लेकिन आज लुओ चेन जिस चीज को विकसित करने जा रहा था वह डॉन स्पिरिट बर्ड नहीं, बल्कि उसका विपरीत पक्ष था, जो रात में अंधेरे की आखिरी धुंध का प्रतिनिधित्व करता था। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं, 5 प्रतिदीप्त घासें। द्वितीय श्रेणी की आत्मा वस्तुएं, मो यू माइन, डार्क स्पिरिट सैंड। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं, तारा में रात्रि बेल की शाखाएं और पत्तियां। ये सभी सामग्रियां डॉन बर्ड के विकास के लिए आवश्यक थीं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फ्लोरोसेंट घास अपनी शाखाओं और पत्तियों से हल्की चमक उत्सर्जित करती है, जिससे ये देखने में काफी सुंदर लगती है। हालांकि ये पौधा बहुत आम है, जो अंधकार में रसातल के अंधेरे रहस्यमय क्षेत्रों में हर जगह पाया जाता है। यही कारण है कि इसे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु के रूप में दर्जा दिया गया था। लुओ चेन की आध्यात्मिक शक्ति ने 5 चमकदार घासों को अपने आवरण में ले लिया और फिर उनके पौधों से सारी चमक सोख ली। एकत्रित प्रतिदीप्ति ने एक छोटा सा नेबुला बना लिया। फिर लुओ चेन की आध्यात्मिक शक्ति ने इस प्रतिदीप्ति को एक पतले, हल्के आवरण में फैला दिया, जिससे भोर पक्षी का शरीर ढक गया। स्टाररी नाइट वाइन स्वयं एक निर्जन जीव है। यदि इसके तने का उपयोग किया जाता, तो इसे स्वाभाविक रूप से चौथे स्तर की आध्यात्मिक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता, लेकिन इसकी शाखाएं और पत्तियां एक स्तर नीचे हैं, इसलिए ये केवल तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तु के रूप में ही योग्य है। लुओ चेन ने तारा में रात्रि लता की शाखाओं और पत्तियों को तरल रूप में परिवर्तित किया और भोर के पक्षी को वह सारा पी जाने दिया। अंत में लुओ चेन द्वारा दोनों प्रकार के अयस्कों को पीसकर रेतीले पदार्थ में बदल दिया गया, फिर उन्हें मिलाकर जमीन पर एक जटिल और विचित्र आकृति बनाई गई। लुओ चेन ने भोर के पक्षी को आकृति के बिल्कुल केंद्र में खड़ा किया था, मानो वह कोई प्राचीन अनुष्ठान कर रहा हो। लुओ चेन द्वारा उस पैटर्न को सक्रिय किया गया और डॉन बर्ड के पैरों के नीचे बने पैटर्न से एक गहरे काले रंग की स्याही जैसी छाया ऊपर की ओर फैल गई और उसे पूरी तरह से ढक लिया। वास्तविक विकास प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विकास की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी। आखिरकार प्रकाश से अंधेरे में संक्रमण के लिए डॉन बर्ड के शरीर को धीरे धीरे रूपांतरित करना आवश्यक था। प्रतीक्षा करते हुए लुओ चेन ने अपना ध्यान अन्य 2 पक्षी जैसे जीवों की ओर मोड़ा। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझे वह नीले रंग की पीठ वाला सफेद पेट वाला बादल सारस लाओ। स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट ने आज्ञा का पालन किया। लुओ चेन ने मूल रूप से एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन को विकसित करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि यह पहले से ही फेयर्स बीस्ट स्तर के क्लाउड क्रेन से विकसित हो चुका था। आगे के विकास से केवल राजा श्रेणी का जानवर ही प्राप्त हो सकता था, जो लुओ यांग के लिए जानवर विकसित करने के उनके प्रारंभिक इरादे के विपरीत था। हालांकि दुकान में परिवहन के लिए किसी वाहन की कमी थी। इसके विकास से पहले भी यह एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन परिवहन का सबसे उपयुक्त साधन था, और लू चेन विकास के बाद इसके प्रदर्शन को लेकर बहुत उत्सुक थे। रेस, नीला धुआं बहता बादल क्रेन। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 9 स्टॉर्स। प्रकार, पवन प्रकार, जल प्रकार। स्थिति, उदासीन और आत्मसंयमित। योग्यता, सामान्य। कौशल, 1। नीला बादल गहन स्तर नीला धुआं प्रवाहित करने वाला बादल क्रेन 2 वर्ग मीटर का नीला बादल बुलाता है जो लोगों और वस्तुओं को ले जा सकता है, आकाश में ऊपर उठता है। 2। विंडब्रेक शील्ड पीली श्रेणी एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लक्ष्य के लिए एक विंडब्रेक शील्ड बनाता है ताकि आने वाली हवा की धाराओं का प्रतिरोध किया जा सके। 3। बादल वर्षा गहन स्तर एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लक्षित क्षेत्र में एक नीले बादल को बुलाता है, जिससे बारिश की बौछार होती है। 4। विंड ब्लेड पीले स्तर का लक्ष्य पर हमला करने के लिए विंड ब्लेड को बुलाता है। 5। तेज हवा का झोंका गहन स्तर लक्ष्य पर हमला करने के लिए तेज हवा का एक झोंका बुलाता है। एक ऐसी क्षमता होने के अलावा जिसका उपयोग सवारी के रूप में या सामान परिवहन के लिए किया जा सकता है, अन्य स्पिरिट बीस्ट्स के बीच इसके प्रदर्शन को केवल साधारण ही कहा जा सकता है। इसलिए लुओ चेन का इसे लुओ यांग के दूसरे जानवर के रूप में उम्मीदवार मानने का कोई इरादा नहीं था। भविष्य में ये दुकान के लिए परिवहन के साधन के रूप में काफी अच्छा साबित होगा। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं, पवन और वर्षा घास, स्वच्छ जल कमल का पत्ता। तीसरे स्तर की स्पिरिट आइटम, एजोर रे किंग का मांस।
इसकी विकास प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। इसमें एजोर रे किंग के मांस के साथ साथ उन दो सामग्रियों का उपयोग करके इसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाना शामिल था। उस समय जब लुओ चेन ने पहली बार विकास की इस विधि को देखा तो वह लंबे समय तक स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था कि किस नन्हे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने विकास की ऐसी विलक्षण विधि की खोज की होगी। ये वास्तव में काफी अप्रत्याशित था, लेकिन यह निश्चित रूप से अर्थ स्टार का कोई व्यक्ति नहीं होगा। उसने हुआगुओ में एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन का कोई विकसित रूप कभी नहीं देखा था। विकास की यह विधि हालांकि देखने में सरल लगती थी, लेकिन पूरी तरह से सरल नहीं थी। इसमें मिलाई जाने वाली सामग्रियों के समय और मात्रा के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं। अन्यथा इससे विकास की प्रक्रिया विफल हो सकती है। आधे घंटे बाद लुओ चेन को बर्तन में पक रहे एजोर रे किंग मछली के सूप की सुगंधित खुशबू आई और वह खुद को एक हिस्सा परोसने से लगभग रोक नहीं पाया। उसने इसे एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन के सामने रख दिया, ये संकेत देते हुए कि अब वह अपने भोजन का आनंद ले सकता है। हालांकि उसका व्यवहार अभी भी संयमित और आत्मनियंत्रित प्रतीत होता था, लेकिन लुओ चेन ने उसकी जानकारी से पहले ही देख लिया था कि उसकी स्थिति उत्सुक में बदल गई थी। हालांकि उसकी पूरी खाने की प्रक्रिया अभी भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण थी, मानो वह एक कुलीन सज्जन हो जिसे उत्कृष्ट परवरिश मिली हो। कुछ ही देर में मछली से भरा पूरा बर्तन उसके पेट में था और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह स्वादिष्ट स्वाद का आनंद ले रही हो या शायद भरपेट भोजन के बाद आने वाली उनिंदापन की अवस्था में जा रही हो। शुरू में इसकी ऊंचाई केवल लुओ चेन की कमर तक थी, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में ये लुओ चेन से एक सिर लंबा हो गया। उसकी पीठ के सारे पंख सफेद पड़ रहे थे, केवल धुएं की तरह नीली धारियां ही उसकी पीठ पर दिखाई दे रही थीं। जब वो हिलता था तो उसकी पीठ पर मौजूद नीली धारियां धुएं की तरह लहराती थीं, जो देखने में बेहद जीवंत लगती थीं। रेस नीला धुआं बहता बादल क्रेन। रैंक किंग बीस्ट 1 स्टार। प्रकार पवन प्रकार जल प्रकार। अवस्था तृप्त। योग्यता अच्छी। कौशल 1 नीला बादल पृथ्वी स्तरीय नीला धुआं प्रवाहित करने वाला बादल क्रेन 100 वर्ग मीटर के भीतर एक नीला बादल संघनित करता है। यह नीला बादल अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता है और एक बार संघनित होने के बाद बाहरी दुनिया में अनिश्चित काल तक विद्यमान रह सकता है। 2 विंडब्रेक शील्ड प्रोफाउंड टियर एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लक्ष्य के लिए एक विंडब्रेक शील्ड बनाता है, जो आने वाली हवा की धाराओं का प्रतिरोध करता है। 3 बादल वर्षा गहन स्तर एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लक्षित क्षेत्र में एक नीले बादल को बुलाता है, जिससे बारिश होती है। 4 गेल ब्लेड स्वरल पृथ्वी स्तरीय हिंसक हवा के भीतर और भी अधिक भयावह काटने की शक्ति वाले विंड ब्लेड छिपे हुए हैं। 5 नीला धुंध गहन स्तर हल्का नीला धुंध जासूसी प्रकार की निगरानी को रोक सकता है। कौशल 6 अत्यधिक गति से बहने वाला बादल पृथ्वी स्तरीय नीला धुआं बहने वाला बादल क्रेन अपनी गति और नीले बादल की गति को बहुत बढ़ा देता है और बाधाओं का सामना करने पर ये बहते बादल की तरह बिखर सकता है और फिर से अभिसरित हो सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। लुओ चेन ने एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन की मौजूदा जानकारी देखी। यह अभी भी युद्ध प्रधान जीव के रूप में उपयुक्त नहीं था, इसके आक्रमण कौशल बहुत ही सीमित थे। हालांकि डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के तौर पर यह काफी अच्छा लगा। हालांकि एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन उसका अपना जानवर नहीं था, फिर भी एक राजा जानवर भी वर्तमान में मानव इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। हालांकि इस समस्या ने लुओ चेन को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। वह रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया को किंग्यू गुप्त क्षेत्र से पत्थर आत्मा गुप्त क्षेत्र में ले आया। 5 किलो स्पिरिट बीस्ट का मांस देने का वादा करने के बाद रंगीन ध्वनि स्पिरिट फिंच अनुवादक के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गई। उसने नीले धुएं को प्रवाहित करने वाले बादल क्रेन से नीले बादल का अधिकतम विस्तार प्रदर्शित करवाया। नीले बादल जमीन से लगभग 3 या 4 मीटर ऊपर तक फैल गए। लुओ चेन के लिए नीला बादल जमीन पर एक बादल द्वीप की तरह था। लुओ चेन ने नीले बादल की कठोरता को महसूस करने के लिए उस पर चढ़ाई भी की। वह पैरों के नीचे नर्म था, फिर भी बहुत ठोस था, और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां वह स्थिर आधार प्रदान करने में विफल हो और किसी को गिरने का कारण बने, जैसा कि उसने कल्पना की हो सकती थी। एजोर क्लाउड की अधिकतम वहन क्षमता को मापने के इरादे से लुओ चेन ने लगभग 100 मीटर ऊंचे और कई सौ टन वजनी स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट को उस पर खड़ा कर दिया। ये कहना जरूरी है कि यह पृथ्वी स्तरीय कौशल था,
यहाँ तक कि स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट जैसे विशालकाय प्राणी के उस पर खड़े होने के बावजूद एजोर क्लाउड में टूटने के कोई संकेत नहीं दिखे। लुओ चेन ने एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन की मदद से एजोर क्लाउड को ऊपर उठाया और साथ ही एक्सट्रीम स्पीड फ्लोइंग क्लाउड को तैनात किया, और यह सब बिना किसी समस्या के हुआ। इन मापों के बाद लुओ चेन ने रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच के अधिकार क्षेत्र के तहत दुकान के वाहन और मालवाहक वाहन के रूप में नीले धुएं वाले बादल क्रेन को नियुक्त करने का निर्णय लिया। हालांकि सतही तौर पर रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच नीले धुएं वाले बहते बादल सारस की तुलना में एक प्रमुख निम्न स्तर का पक्षी प्रतीत होता है, लेकिन निकट भविष्य में यह कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया इस समय एक सील के अधीन थी। लुओ चेन का अनुमान था कि यह प्राणी मूल रूप से एक निर्जन पशु या तारा पशु रहा होगा, अन्यथा पहली बार मिलने पर इसके अहंकारी रवैये को उचित नहीं ठहराया जा सकता था। जैसे ही एजोर स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन के एजोर क्लाउड स्किल का परीक्षण किया गया, डॉन बर्ड को पर्दे की तरह ढकने वाली गहरी छाया भी धीरे धीरे दूसरी तरफ हट गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि डॉन बर्ड की विकास प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो गई थी। जैसे ही गहरा काला रंग छंट गया, लुओ चेन के सामने एक पक्षी प्रकट हुआ जो रात के रहस्य और सुंदरता का प्रतीक था। इसके पूरे शरीर पर फैले गहरे नीले पंख, जो अभी अभी शैडो इरोजन शक्ति से नष्ट हो गए थे, और भी गहरे और गंभीर हो गए, लेकिन जैसे ही यह हिला, इसके पंखों के हिलने पर इसके शरीर से एक अकेला गहरा नीला रंग चमक उठा। इसकी पीठ और चौड़े पंखों पर सफेद चमक के छोटे छोटे धब्बे थे, मानो काली रात के आकाश में टिमटिमाते हुए अविनाशी तारे हों। विशेषकर उसके माथे पर लंबे पंख के सिरे पर लगा अजीबोगरीब रत्न, जो तारे की तरह चमक रहा था, ने लुओ चेन की निगाहों को मजबूती से मोहित कर लिया। उसके बगल में मौजूद तारामय पत्थर की आत्मा भी उस रत्न को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। उस पर व्याप्त प्रचुर तारामय शक्ति ने उसे एक बहुत ही परिचित अनुभूति दी। जाति मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड। रैंक स्पिरिट रैंक 6 स्टार। प्रकार गहरा प्रकार, हल्का प्रकार, तारा में प्रकाश। अवस्था जिज्ञासु, खोजी। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1। मिंगये पृथ्वी स्तर, जहां मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड स्थित है वह मिंगये है। यह अपने आसपास एक निश्चित क्षेत्र को नियंत्रित करके रात्रि का वातावरण बना सकता है, जिससे प्रकाश प्रकार के तत्वों और सूर्य के प्रकाश का दिखना वर्जित हो जाता है। 2। सबसे अंधकार में घंटा गहन स्तर, मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड सभी लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि के लिए अंध अवस्था में डाल देता है, और यह अवस्था मन को भी प्रभावित कर सकती है। 3। छाया क्षरण गहन स्तर, मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड द्वारा किसी लक्ष्य पर प्रभावी क्षति पहुंचाने के बाद परिणामी घाव छाया क्षरण शक्ति को बरकरार रखेगा, जिससे लक्ष्य पर लगातार क्षरण होता रहेगा। 4। विस्फोटित तारा पृथ्वी स्तर, मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड अपने पीछे या लक्ष्यों पर हमले के दौरान तारे छोड़ता है। ये तारे संपर्क में आने वाले लक्ष्यों से चिपक जाते हैं, जिससे वे लगातार मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड के संपर्क में आते रहते हैं, और ये तारे लक्ष्य के शरीर से लगातार आध्यात्मिक शक्ति निकालते रहते हैं, और पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित होने पर विस्फोट कर देते हैं। 5. शैडो रिंग ब्लेड प्रोफाउंड टियर, मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड शैडो इरोजन शक्ति से बने कई शैडो रिंग ब्लेड को बुलाकर दूर से ही लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। यदि डॉन बर्ड समर्थन और उपचार की ओर झुकाव रखता था, तो अब विकसित हो चुका मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड पूरी तरह से भीड़ नियंत्रण और हत्या की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये पूरी तरह से विपरीत दिशा में चला गया था। हालांकि मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड के सभी कौशलों की समीक्षा करने के बाद लुओ चेन उन्हें केवल उत्कृष्ट, वास्तव में उत्कृष्ट ही बता सका। ये कौशल कुछ राजा रैंक वाले जानवरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, लेकिन यह सवारी के लिए उपयुक्त जानवर भी नहीं लगता, और ये लुओ यांग की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। उसे शेष 3 जानवरों को विकसित करना चाहिए और उसे स्वयं चुनने देना चाहिए। इस बार एक पुराना दोस्त, सिल्वर वॉरहॉर्स, सामने आया। लुओ चेन ने इसकी जानकारी देखी, जो मूल रूप से पहले से भिन्न नहीं थी। फिर उन्होंने इसके विकास के लिए आवश्यक सामग्री का चयन किया। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु, 4 पत्तियों वाला तिपत या घास। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु, स्वर्ण जेड रेशम। शेष सामग्रियों को मुश्किल से द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से इसके लिए 100 अलग अलग स्पिरिट रैंक वाले पक्षी प्रकार के जानवरों से एक एक पंख की आवश्यकता थी।
अधिकतर मामलों में इसे शायद आध्यात्मिक वस्तु भी नहीं माना जा सकता। यह विकास प्रक्रिया 100 अलग-अलग परिवारों के भोजन पर पले बड़े होने के समान महसूस हुई। लुओ चेन ने सुनहरे जैद रेशम का उपयोग करके विभिन्न आकारों और रंगों के सभी पंखों को एक साथ पिरोकर एक पंख का आकार बनाया। उसने सिल्वर वॉरहाउस के सामने मुट्ठी भर 4 पत्तियों वाले तिपतिया घास रख दिए और उसे उन सभी को खाने दिया। सच कहूं तो भले ही लुओ चेन एक पशुपालक होता, उसे यह नहीं पता था कि यहाँ 4 पत्ती वाले तिपतिया घास की क्या भूमिका है। क्या ये भाग्य बढ़ाने के लिए था? लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित किया, उसे 100 पंखों से बने पंख पर आगे पीछे विचरण करने दिया, और फिर उसने देखा कि मूल रूप से अलग अलग आकार और आकृति के पंख धीरे धीरे बदल रहे हैं। प्रत्येक पंख इंद्रधनुषी रंगों में बदल गया, छोटे पंख बड़े हो गए और अत्यधिक बड़े पंख सिकुड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो सभी पंखों के गुण समान रूप से वितरित किए गए हों। फिर यह पंख, जो सिल्वर वॉरहाउस के शरीर की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था, सिल्वर वॉरहाउस की पीठ पर जा गिरा। पंखों के जोड़ों पर नई हड्डियां और मांस उगते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो सिल्वर वॉरहाउस के शरीर से कसकर जुड़ रहे थे। वह पंख, जो शुरू में छोटा दिखाई दे रहा था, सिल्वर वॉरहाउस के शरीर से शक्ति अवशोषित करने के बाद धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लगा, और धीरे धीरे सिल्वर वॉरहाउस के विशाल शरीर के आकार के बराबर हो गया। मूल सिल्वर वॉरहाउस की तुलना में ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें केवल रंगीन, उड़ने वाले पंखों की एक जोड़ी ही जोड़ी गई है। सिल्वर वॉरहाउस ने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई और उत्सुकता से पंखों के अतिरिक्त जोड़े को देखने लगा। फिर उसके नियंत्रण में पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और उसका पूरा शरीर ऊपर की ओर उड़ते हुए हिलने लगा, लेकिन ऐसा लगा कि वह शुरू में उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बहुत कम ऊंचाई पर 2 बार लड़खड़ाने के बाद वह धड़ाम से एक तरफ गिरा और बुरी तरह से लुढ़क गया। लुओ चेन को उसकी हरकतें मजेदार लगी और उसने अपनी मौजूदा जानकारी देखने से पहले जोर से हंस दिया। प्रजाति, रंगीन पंखों वाला युद्धकालीन घोड़ा। रैंक, स्पिरिट रैंक, 5 सितारा। प्रकार, पवन प्रकार, स्वर्ण प्रकार, मार्शल प्रकार। स्थिति, शर्मिंदा, ऊंची उड़ान भरने की तीव्र इच्छा। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1, युद्ध अश्व आक्रमण गहन स्तर। रंगीन पंखों वाला युद्ध तराजू घोड़ा आगे बढ़ता है, अपने सिर के सामने एक चांदी की ढाल बनाता है ताकि खुद को बचा सके, और अपने रास्ते में आने वाले लक्ष्यों को प्रभाव क्षति पहुंचाता है। 2, सिल्वर स्केल आर्मर प्रोफाउंड टियर। रंगीन पंखों वाले युद्ध स्केल हॉर्स का शरीर चांदी की धातु की स्केल से सुरक्षित है, जिसमें उत्कृष्ट रक्षात्मक शक्ति होती है। 3, रंगीन पंखों वाला पवनचल पृथ्वी स्तर। रंगीन पंखों वाला युद्ध स्तरीय घोड़ा अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाता है, जिससे वह अपनी गति सीमा को पार कर सकता है और इंद्रधनुषी पुल छोड़ने या न छोड़ने का विकल्प चुन सकता है। इस पुल से गुजरने वाले अन्य जानवरों या मनुष्यों की गति दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वे रंगीन पंखों वाले युद्ध स्तरीय घोड़े की वर्तमान गति से अधिक नहीं हो सकते। 4, सिल्वर टेल स्टिंग प्रोफाउंड टियर। रंगीन पंखों वाले युद्ध स्केल घोड़े की पूंछ बिच्छू की पूंछ जैसी दिखती है, जो युद्ध के दौरान लक्ष्यों पर अचानक हमला करने में सक्षम है। 5, पवन भेदन कांटा गहन स्तर। लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करने वाले तीखे पवन शंकु बनाने के लिए पवन तत्वों को नियंत्रित करता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। इन आंकड़ों को देखते हुए लुओ चेन को लगा कि वर्तमान रंगीन पंखों वाला युद्ध पूंछ वाला घोड़ा सबसे उपयुक्त सवारी जानवर है, जिसमें न केवल अत्यधिक गति है बल्कि एक निश्चित मात्रा में युद्ध शक्ति भी है। लुओ चेन ने अपनी शेष लगभग आधी मानसिक शक्ति को महसूस किया और फिर बचे हुए 2 जानवरों की ओर देखा। अद्भुत ध्वनि आत्मा गौरैया और सुनहरे पंखों वाली प्रकाश तितली। ... आज की पशु प्रबंधन युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के बाद किंग्यांग शहर के प्रथम माध्यमिक विद्यालय में लुओ यांग ने अपना पहले से ही पैक किया हुआ छोटा बैग कंधे पर टांग लिया। उसने आगामी किंग्यांग शहर की तैयारी के लिए अपने शिक्षकों और डीन से आधे महीने की छुट्टी का अनुरोध किया था। युवा बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता। आज लुओ चेन ने उसे एक संदेश भेजा था, जिसमें उसे अपने दूसरे जानवर को चुनने के लिए घर लौटने के लिए कहा गया था, और अब घर लौटने की उसकी इच्छा बेहद तीव्र हो गई थी। हालांकि कक्षा छोड़ने के कुछ ही समय बाद वह कई युवकों और युवतियों से घिर गया, और स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हों। लुओ यांग ने अपने चारों ओर मौजूद लोगों को देखा, उसके होंठ चुपचाप फड़क रहे थे। बॉस लुओ, क्या आप आजकल कुछ ज्यादा ही अलग थलग नहीं रहने लगे हैं? चारों आरोपियों में से लाल बालों वाले लड़के ने पूछा।
जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, समूह का आक्रामक रवैया बदल गया, जिसमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। जब लुओ यांग ने देखा कि बाकी तीनों भी उसे असंतोष भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसने तुरंत माफी मांग ली। माफ कीजिएगा, मेरा परिवार आजकल थोड़ा व्यस्त है। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं आप सभी के साथ फिर से शहर से बाहर घूमने जाऊंगा। प्रतियोगिता, एक भोली भाली दिखने वाली लड़की ने हैरानी से कहा, ये वह यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता तो नहीं है ना? लड़की की चीख इतनी तेज थी कि वहां से गुजर रहे सहपाठियों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। भोली भाली लड़की के बगल में खड़ी एक अधिक उदासीन दिखने वाली लड़की ने जल्दी से अपने चौंके हुए मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। अलग थलग रहने वाली लड़की ने भोली भाली लड़की को और करीब खींच लिया, ताकि आगे कोई भी अप्रत्याशित हरकत न हो और उसे पहले ही रोका जा सके। लुओ यांग ने असहाय होकर सिर हिलाया और लड़की के सवाल का सीधा जवाब दे दिया। ठीक है, बॉस लुओ, अब आप वास्तव में बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आजकल आपका चियान कैसा दिखता है? हमें दिखाएं। लाल बालों वाले लड़के ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता में पंजीकरण कराने की न्यूनतम आवश्यकता कम से कम एक स्पिरिट रैंक बीस्ट का होना था। इस एक ही शर्त के कारण किंगयांग शहर में आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आधे से अधिक बीस्ट मास्टर्स को बाहर कर दिया गया था। लुओ यांग ने चारों ओर देखा और अपने साथियों के अनुरोध को पूरा करने का फैसला किया, उन्हें थोड़ा पीछे हटने और बीच में जगह छोड़ने का इशारा किया। तभी उसने अपने कलाइबन से अब काफी बड़े हो चुके ची यान को मुक्त किया। बाहर आने के बाद ची यान ने आज्ञाकारी रूप से लुओ यांग के निर्देशानुसार जमीन पर लेट गई। हालांकि ची यान का रूप पहले से बहुत बदल गया था और उसके साथियों ने उसे एक पल के लिए भी पहचानने की हिम्मत नहीं की। क्या ये ची यान है? लाल बालों वाले युवक ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए अविश्वास से पूछा। लुओ यांग ने सिर हिलाकर पुष्टि की, हाँ, ये वही है। हे भगवान, ये बदलाव तो बहुत ही भयानक है। लेकिन ये किस तरह का राक्षस है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? वास्तव में यह इसके पहले के उग्र लाल रूप से बहुत अलग था, और उन्होंने हमेशा लुओ यांग को ये कहते सुना था कि चियान एक चियान अग्निशेर में विकसित होगा। तो उन्हें चियान फायर लान के रूप और कौशल के बारे में कुछ हद तक जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चियान अब पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग का होगा। ये बिल्कुल भी चियान फायर लान जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसके आसपास एक ठंडी, ताजगी भरी अनुभूति थी, जो गर्मियों में काफी सुखद थी। लुओ यांग को अपने साथियों को कुछ जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसकी वर्तमान प्रजाति आइस फ्लेम लायन किंग है। यह एक ऐसा जीव है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपने इसे नहीं देखा होगा। भोली भाली लड़की ने चमकती आंखों से कहा, बॉस लुओ, आप भी स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर बन गए हैं। साथ ही सिस्टर शिनिंग भी, अब हमारी टीम में 2 स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर हो गए हैं। अगली बार जब हम शहर से बाहर जाएंगे, तो हम और भी दूर दराज के स्थानों पर जा सकते हैं। लड़की के आशा भरे शब्दों को सुनकर लुओ यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मेरी प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं आप सभी के साथ शहर से बाहर चलूंगा। कियाओ शिनिंग ने खुशी से उछलने ही वाली लड़की को पीछे खींच लिया और लुओ यांग से कहा, चूंकि आप प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रशिक्षण हाल ही में बहुत गहन रहा होगा, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लुओ यांग ने चियान को वापस उसकी कलाई पट्टी में डाल दिया और चारों को अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया, ठीक है, प्रतियोगिता के बाद मिलते हैं। लुओ यांग की आकृति को दृष्टि से ओझल होते देख कियाओ शिनेंग को ऐसा लगा जैसे उन चारों के साथ उसका रिश्ता आज की विदाई जैसा था, जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। केवल वांग शिन्यू, वो बड़ी भोली लड़की, ही अब भी शहर के बाहर अगली शिकार यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कियाओ शिनिंग ने वांग शिन्यू के सिर पर हाथ फेरा। शायद आशावादी लोग ज्यादा खुश होंगे। डॉट 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 जब तक लुओ यांग चेन्यांग पेट्सटो लौटा, तब तक शाम के लगभग 7 बज चुके थे, लेकिन गर्मियों का आसमान अभी भी उज्ज्वल था। अपने भाई लुओ चेन द्वारा भेजे गए संदेश का अनुसरण करते हुए लुओ यांग सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में चला गया। लुओ यांग ने स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में अपेक्षाकृत कम बार ही दौरा किया था, इसलिए विशेष रूप से उसका मार्गदर्शन करने के लिए गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार पर एक छोटी स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट की व्यवस्था की गई थी। जब तक लुओ यांग वहां पहुंचा, लुओ चेन पहले ही अपने सभी 5 जानवरों का विकास पूरा कर चुका था।
अब विभिन्न रूपों में मौजूद पांचों जानवर आज्ञाकारी रूप से लुओ चेन के सामने प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लुओ यांग द्वारा चयन किए जाने के बाद ही उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं करेगा। भाई, दूर से लुओ यांग ने लुओ चेन को जमीन पर पालथी मारकर बैठे देखा। वह और चियान दोनों लुओ चेन की ओर दौड़े। हालांकि चियान पहले से भी तेज थी, लेकिन इस बार वह पहले की तरह सीधे लुओ चेन की बाहों में नहीं दौड़ी। इसके बजाय वह उत्साह से लुओ चेन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, कभी कभी उसे धीरे से धक्का देता, बिल्कुल एक बड़ी बिल्ली की तरह। लुओ चेन ने चियान के सिर पर थपथपाया और उसे ऊर्जा पत्थर का एक टुकड़ा दिया। चियान पहले से ही स्पिरिट बीस्ट 4 स्टार रैंक पर थी, इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि किंग बीस्ट प्रजाति स्पिरिट बीस्ट रैंक में बहुत तेजी से बढ़ती है। चियान द्वारा पूरे ऊर्जा पत्थर को निगलने के बाद लुओ यांग अंततः वहां पहुंचा। लुओ चेन को देखने के बाद उसने कहा, भाई, आपको आशीर्वाद स्वीकार करने में कोई समस्या तो नहीं हुई है ना? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। शायद तुम्हारा भाई तुमसे पहले राजा रैंक का पशु स्वामी बन जाए। लुओ चेन ने अपने से कुछ ही दूरी पर स्थित 5 जानवरों की ओर इशारा किया। इन पांचों जानवरों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, ये देखिए। वैसे वह सारस तो राजा श्रेणी का जानवर है, इसलिए उसे मत देखिए। आपके पास चुनने के लिए 4 और जानवर हैं। लुओ यांग ने पंखों वाले चारों जानवरों को देखा और उसकी आंखों में भ्रम का भाव दिखाई दिया। उसने कक्षा में इन राक्षसों के बारे में कुछ नहीं सीखा था, न ही उसने उन्हें किसी रिपोर्ट में देखा था, जिसका मतलब था कि ये उसके अपने भाई द्वारा विकसित किए गए नए रूप थे। उसे कैसे चुनाव करना चाहिए? लुओ यांग की आंखों में दिख रही उलझन को देखकर लुओ चेन ने शरारती मुस्कान के साथ प्रत्येक जानवर के बारे में उसे जानकारी देना शुरू कर दिया। ये पहला पक्षी मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड है। इसकी क्षमता ... तीसरा पक्षी, जिसके पंख नीले और पीठ गहरे हरे रंग की है, वह मियान साइलेंट साउंड फिंच है, जो मिस्टिक साउंड स्पिरिट स्पैरो से विकसित हुआ है। जाति: मियान साइलेंट साउंड फिंच। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 6 स्टार। प्रकार: ध्वनि प्रकार, मानसिक प्रकार। राज्य: मौन। योग्यता: अच्छी। कौशल: 1 मियान गहन स्तर किसी लक्ष्य पर लॉक हो जाता है, जिससे वह आवाज नहीं निकाल पाता। 2 साइलेंट साउंड अर्थ टियत स्किल की सीमा के भीतर ध्वनि तरंगों के प्रसार को प्रतिबंधित करता है। 3 ठहराव गहन स्तर मियान साइलेंट साउंड फिंच द्वारा लंबे समय तक देखे जाने वाले लक्ष्य को मानसिक रूप से लॉक कर दिया जाएगा, जिससे उसकी गति या कौशल कास्टिंग की गति धीमी हो जाएगी। 4 स्पिरिट वर्ड स्विफ्ट साउंड ब्लेड अर्थ टियर मियान साइलेंट साउंड फिंच स्पिरिट वर्ड तकनीक का प्रयोग करता है, ध्वनि तरंगों को एक ब्लेड में संघनित करके दुश्मन पर हमला करता है। 5 स्पिरिट वर्ड युगल गीत गहन स्तर एक ही प्रकार की ध्वनि को दोहरा सकता है, ये कौशल ऊर्जा खर्च किए बिना एक बार स्वतः ही प्रयोग किया जा सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। यह आखिरी तितली गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई का विकसित रूप है। प्रजाति: 1000 आंखों वाली तितली। रैंक: स्पिरिट रैंक 5 स्टार। प्रकार: मानसिक प्रकार, हल्का प्रकार। स्थिति: बिखरी हुई। योग्यता: उत्कृष्ट। कौशल: 1 आध्यात्मिक आंख पृथ्वी स्तर भ्रमों को तोड़ता है और सत्य को पहचानता है, अन्य जानवरों द्वारा डाले गए भ्रमों को देखने में सक्षम है और उनकी कमजोरियों को अधिक आसानी से पहचानता है। 2 मोहक आंख पृथ्वी स्तर 1000 आंखों वाली तितली के पंख अनेक विशेष आकृतियों से ढके होते हैं जो आंखों का रूप धारण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये आंखें लक्ष्य के सामने खुल जाती हैं, जिससे लक्ष्य का मन एक चक्रीय भ्रम में पड़ जाता है और उसे जगाना मुश्किल हो जाता है। 3 फॉस्फो पाउडर गहन स्तर 1000 आंखों वाली तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, जिससे बड़ी मात्रा में फॉस्फो पाउडर निकलता है जो लक्ष्य के शरीर की सतह पर चिपक सकता है, जिससे संक्षारक क्षति होती है। 4 सायोनिक बीम प्रोफाउंड टियर 1000 आंखों वाली तितली अपने पंखों पर स्थित आंखों की केंद्रीय पुतलियों से ऊर्जा किरणें उत्सर्जित करती है। 5 ग्लिमर पीला स्तर 1000 आंखों वाली तितली प्रकाश तत्व ऊर्जा को नियंत्रित करती है और अपने शरीर की सतह से एक हल्की चमक उत्सर्जित करती है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। 1000 आंखों वाली तितली अपने नाम के अनुरूप अपने पंखों को विचित्र पैटर्न से बनी आंखों से घनी तरह से ढकी होती है। अपनी क्षमताओं का उपयोग किए बिना भी केवल लंबे समय तक इसके पंखों को निहारने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी का मन उन आंखों द्वारा भ्रम की दुनिया में खींच लिया जाएगा।
अन्य जानवरों की तुलना में इसका शरीर काफी छोटा दिखाई देता था, यहाँ तक कि अपने पंख फैलाए हुए भी ये लगभग लुओ चेन के पूरे ऊपरी शरीर के आकार का ही था। 1000 आंखों वाली तितली का परिचय देने के बाद लुओ चेन ने लुओ यांग की ओर देखा और पूछा, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? आपके क्या विचार हैं? लुओ चेन के चेहरे पर अब एक शांत भाव था, जबकि लुओ यांग का चेहरा इस समय जटिल था। वह अनिर्णय की दुविधा में फंसा हुआ था। हर जानवर बेहतरीन था, वह सचमुच उन सभी को पाना चाहता था। अपने सामने मौजूद जानवरों के बीच लुओ यांग की निगाहें ठहरती देख, जो कभी कभी गहरी सोच में डूब जाती थी, उसे देखकर उसने फैसला लेने में काफी समय लगाया। लुओ चेन ने उसे जल्दबाजी नहीं कराई। आखिरकार एक जानवर तो उसका साथी था जिसके साथ उसे भविष्य में लड़ना था, इसलिए विचार करने के लिए अधिक समय लेना हमेशा ठीक था। हालांकि शक्तिशाली कौशल की तुलना में लुओ चेन को अब भी उम्मीद थी कि वह बेहतर व्यक्तित्व वाले जानवर का चयन करेगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके साथ जानवर के लिए सुधार करना काफी आसान था। शाओ यांग, तुम प्रत्येक जानवर के साथ कुछ समय व्यक्तिगत रूप से बिताओ और फिर मुझे अपना निर्णय बताओ। लुओ यांग ने चारों जानवरों की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसे जानवरों के साथ बातचीत करने के लिए छोड़कर लुओ चेन आराम से ची यान के पेट की कोमल त्वचा पर झुक गया और उसने पूर्ण किए गए मिशन के पुरस्कारों को प्राप्त करने का विकल्प चुना। क्वेस्ट 1, 3 स्पिरिट रैंक बीस्ट्स को इवोल्यूशन कराएं। पूर्ण पुरस्कार 200 अंक प्राप्त, 2 स्किल क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने अंकों को 0 से बढ़कर 200 होते देख लुओ चेन संतुष्टि से मुस्कुराया और फिर उसने अन्य 2 स्किल क्रिस्टल भी प्राप्त कर लिए। एक प्रकट हुई स्थानिक दरार के माध्यम से अलग अलग रंगों के 2 कौशल क्रिस्टल जमीन पर गिरे और लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें उठा लिया। उन्हें प्राप्त करते ही 2 बिल्कुल अलग अलग प्रकार की जानकारियां उनके दिमाग में प्रवेश कर गईं। गोल्डन लाइट शील्ड प्रोफाउंड टियर, ये सोने और प्रकाश तत्वों की ऊर्जा को एकत्रित करके एक ढाल बनाती है, जो लक्ष्य द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को अवशोषित करती है। जब ढाल की क्षति अवशोषण क्षमता अपनी ऊपरी सीमा तक पहुंच जाती है, तो यह फट जाती है, जिससे आसपास के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचता है। सीखने की शर्तें, स्पिरिट रैंक या उससे ऊपर के ऐसे जीव जिनमें एक साथ स्वर्ण और प्रकाश दोनों गुण मौजूद हों। टाइम स्टॉप अर्थ टियर एक क्षेत्र को पूर्व निर्धारित करता है। अर्थ टियर सीमा 1000 वर्ग मीटर, फिर बाद की अवधि के भीतर उस क्षेत्र में आधे घंटे के लिए समय के प्रवाह को रोक सकता है, जिसकी अवधि लक्षित क्षेत्र में ऊर्जा के उतार चढ़ाव की तीव्रता के आधार पर बढ़ या घट सकती है। सीखने की शर्तें, समय का प्रकार, राजा रैंक के जानवर या उससे ऊपर के। दूसरे स्किल क्रिस्टल की जानकारी देखकर लुओ चेन सुखद आश्चर्यचकित रह गया। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? इसने उसे समय का प्रकार दिया, स्किल क्रिस्टल। लेकिन फिलहाल उसने अपनी दुकान में किसी भी प्रकार के टाइम बीस्ट को नहीं देखा था। वह केवल एक क्षण के लिए उत्साहित हुआ था। हालांकि समय प्रकार उसकी कला अच्छी थी, लेकिन इस समय उसके किसी काम की नहीं थी। वह उसे गोदाम में धूल जमा होने के लिए रख देगा। लुओ चेन ने सिस्टम में बचे हुए 2 मिशनों पर नजर डाली। क्वेस्ट 2, 10 स्पिरिट रैंक बीस्ट्स बेचें। इनाम 150 पॉइंट्स, 10 एनर्जी स्टोन। क्वेस्ट 4, एक राजा श्रेणी के जानवर को बेचें। इनाम 500 अंक, एक ब्लडलाइन एनहांसमेंट स्टोन। प्रतियोगिता के लिए लियुगुआंग शहर जाने से पहले उसे उन सभी को पूरा करना था। लुओ चेन इसी तरह अर्धलेटी हुई अवस्था में लेटा रहा, उसका मन विचारों में खोया रहा और अनजाने में ही उसे नींद आ गई। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उसने पाया कि लुओ यांग उसके बगल में लेटा हुआ है, उसका सिर भी उसी की तरह ची यान के कोमल पेट पर टिका हुआ है। हालांकि वह सो नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखें स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे के भीतर फैले गहरे और विशाल तारों भरे आकाश को निहार रही थीं। क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? लुओ चेन की आवाज ने लुओ यांग को गहरी सोच से चौंका दिया। उसने अपना सिर घुमाकर लुओ चेन की ओर देखा, उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई। मैंने चुन लिया है। तुमने क्या चुना? लुओ चेन की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी, वह सचमुच लुओ यांग की पसंद जानना चाहता था। लुओ यांग ने तारों भरे आकाश की ओर हाथ हिलाया और फिर ऐसा लगा मानो विशाल असीम रात में ऊपर से एक तारे का बिंदु नीचे उतर आया हो। जैसे जैसे वह करीब आता गया, लुओ चेन ने उसका पूरा रूप देख लिया। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था और उसकी पीठ और पंखों पर तारों जैसे धब्बे थे।
उसके सिर पर मौजूद लंबे पंख के सिरे पर एक तारे की तरह चमकीला रत्न हवा में धीरे से तैर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पहला विकसित किया गया जीव मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड था। लुओ यांग द्वारा शुरू में प्रस्तावित शर्तों को याद करते हुए, ये उड़ सकता था, सवारी के रूप में काम कर सकता था, इसमें उच्च युद्ध शक्ति थी, और ये देखने में आकर्षक था। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड वास्तव में इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उड़ना सबसे बुनियादी आवश्यकता थी, चारों जीव उड़ सकते थे। सवारी के रूप में काम करने की बात करें तो, हालांकि मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड इस मामले में कलरफुल विंग्ड वॉर स्केल हॉर्स जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका आकार अकेले लुओ यांग को ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन चारों जीवों में इसकी युद्ध शक्ति सबसे अधिक होनी चाहिए, जिसमें 2 आक्रमण प्रकार के पृथ्वी स्तरीय कौशल हों। जहां तक कूल दिखने की बात है, तो बस यही कहा जा सकता है कि हर बीस्ट का अपना एक अनूठा आकर्षण था। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड रहस्यमय और सुरुचिपूर्ण थी। रंगीन पंखों वाला युद्ध पूंछ वाला घोड़ा शांत और आकर्षक था। म्यान साइलेट साउंड फिंच शांत और सुंदर थी, और 1000 आंखों वाली तितली मोहक और खतरनाक थी। वास्तव में दिखावट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे सभी मानवीय सौंदर्यशास्त्र के अनुरूप थे। लुओ यान को अपना फैसला लेते हुए देखकर लुओ चेन अपनी अर्ध लेटी हुई स्थिति से उठ खड़ा हुआ। चूंकि आपने अपना चुनाव कर लिया है, इसलिए मैं आपको वह रंगीन पंखों वाला युद्ध पूंछ वाला घोड़ा आपके विशेष वाहन के रूप में दूंगा। अरे! लुओ यांग आश्चर्य से जमीन से उछल पड़ा, वह घोड़ा भी मेरे लिए है। लुओ चेन ने लुओ यांग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखा, ताली बजाई और आत्मविश्वास से कहा, बेशक यह असली है। वैसे भी, अगर आप इसके साथ कोई अनुबंध नहीं करते हैं, तो इसे यात्रा के लिए एक जानवर के रूप में उपयोग करना और इसे एक जानवर की अंगूठी से नियंत्रित करना पूरी तरह से पर्याप्त है। अगले ही पल, लुओ यांग ने लुओ चेन को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई। लुओ चेन के हाथ सख्त हो गए, और उसने धीरे से लुओ यांग की पीठ थपथपाई। हालांकि उन्हें स्नेह व्यक्त करने का यह अधिक खुला तरीका स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा। उन्हें ये देखकर काफी राहत मिली कि पिछले कुछ महीनों में लुओ यांग सचमुच एक छोटे से सूरज की तरह उज्ज्वल और हंसमुख हो गया था। 1 अगस्त, नवयुग कैलेंडर 552। किंगयांग शहर आज यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हालांकि यूथ बीस्ट टैमर प्रतियोगिता के विपरीत यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता इल्यूजन वर्ल्ड में आयोजित की जाएगी। शायद बीस्ट मास्टर की लड़ाइयों में कुछ हद तक खतरा होता है, और बीस्ट मास्टर की रक्षा के लिए युद्ध की यह विधि अपनाई जाती है। या शायद इसका कारण यह है कि इसमें बहुत सारे बीस्ट मास्टर भाग ले रहे हैं। उम्र और रंग संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद 10,000 से अधिक बीस्ट मास्टर अभी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसलिए केवल मायावी दुनिया में ही एक साथ कई लड़ाइयों की मेजबानी करने के लिए उपयुक्त स्थान बनाए जा सकते हैं, जिससे दक्षता के मामले में समय की अपार बचत होती है। इसके अलावा मायावी दुनिया की बुद्धिमान प्रणाली सीधे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकती है, जिससे पर्याप्त निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। लुओ यांग का ये पहला मैच था, इसलिए लुओ चेन को स्वाभाविक रूप से इसे देखने जाना पड़ा। सुबह 8 बजे लुओ चेन की चेतना मायावी दुनिया में प्रवेश कर गई। उसका उतरने का स्थान अभी भी तंग चेन्यांग पेटस्टो ही था। उसने एक साथ लिटिल फरबॉल और लिटिल डॉट को बुलाया। दोनों नन्हे बच्चे कल सुबह जाग गए थे। जागने पर लिटिल फरबॉल ने स्पिरिट बीस्ट 8 स्टार का दर्जा प्राप्त कर लिया, जबकि लिटिल डॉट ने स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार का दर्जा प्राप्त कर लिया। फिलहाल, हालांकि किंगयांग शहर में इन दोनों छोटे बच्चों की युद्ध क्षमता को शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता है, फिर भी उन्हें प्रथम श्रेणी के रैंक में प्रवेश कर जाना चाहिए था। लुओ चेन ने अपने बगल में स्थित चमकते गोलेनुमा बुद्धिमान प्रणाली से कहा, किंगयांग शहर की खोज करो। युवा बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता। एक संबंधित उदाहरण मिला। 673 लाइव स्ट्रीम, 796 संबंधित समाचार लेख, 672 प्रविष्टियां। कुछ देर सोचने के बाद लुओ चेन ने संबंधित इंस्टेंस में प्रवेश करने का विकल्प चुना। जैसे ही लुओ चेन ने इंस्टेंस नामक इस स्थान में प्रवेश किया, वैसे ही उसके कानों में शोरगुल भरी आवाजें गूंजने लगीं। लुओ चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कुछ सेकंड के बाद उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे शोरगुल वाले वातावरण का आदी हो गया और धीरे धीरे आराम महसूस करने लगा। उसने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाकर अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वो किसी स्टेडियम जैसे स्थान के दर्शक दीर्घा में बैठा था, और उसके बाईं, दाईं
आगे और पीछे की दर्शक सीटों के बीच लगभग 1 मीटर का फासला था। इस दूरी को काफी विशाल माना जाना चाहिए। लुओ चेन ने अब स्टेडियम के केंद्र की ओर देखा, जहां चौड़े चबूतरे पर लोगों की घनी भीड़ खड़ी थी। ये वे बीस्ट मास्टर होने चाहिए जो आज की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हालांकि इस मायावी दुनिया में एक और फायदा था, लुओ चेन अपने परिप्रेक्ष्य को जूम कर सकता था। भले ही वह स्टेडियम की दर्शक सीटों के उत्तरार्ध में बैठा था, वह अब भी स्टेडियम के केंद्र की ओर अपना दृष्टिकोण समायोजित कर सकता था, जिससे वह अंदर के दृश्य को करीब से देख सके। कुछ ही समय बाद फैंग किंग्यांग और उनका बेलफ्लावर सहायक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अन्य 2 मानव न्यायाधीश भी जाने पहचाने चेहरे थे, नगर रक्षक कमांडर झांग क्यूई और कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान चेंग चाओ। हालांकि चांग हेंग और लुओ युहेंग आज निर्णायक के रूप में उपस्थित नहीं थे, लेकिन शायद इस प्रतियोगिता के प्रारूप में निर्णायकों की आवश्यकता ही नहीं थी। मायावी दुनिया की बुद्धिमत्ता ही किसी मुकाबले के विजेता और हारने वाले का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त थी। फैंग की ज्ञान की आकृति सभी दर्शकों की स्क्रीन के केंद्र में दिखाई दी। ये निश्चित रूप से इंस्टेंस निर्माता के अधिकार का उपयोग करके किया गया होगा। आज की बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता बहुत ही जीवंत प्रतीत हो रही है, और मैं किग्यांग शहर के सभी निवासियों का स्वागत करता हूं कि वे किग्यांग शहर की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवाओं के वीर और साहसी प्रदर्शन को देखें। बिना किसी देरी के मेरी सहायक क्यूईयू आज की प्रतियोगिता के नियम और प्रक्रिया की घोषणा करेगी। उनके बोलने के बाद स्क्रीन पर फैंग की ज्ञान की आकृति की जगह क्यूईयू की आकृति दिखाई दी, जिसके कंधे पर एक घंटी के आकार का फूल सजा हुआ था। इसके बाद मैं आज की प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करूंगा। हम एक एक करके बाहर करने की प्रणाली अपनाएंगे। प्रत्येक बीस्ट मास्टर को अखाड़े की लड़ाइयों के लिए जोड़ा जाएगा और विजेता अगले दौर में आगे बढ़ेगा। आज प्रत्येक व्यक्ति को प्रतियोगिता के 3 दौर से गुजरना होगा, जिसमें कुल 11,571 प्रतियोगियों को बाहर कर दिया जाएगा और 1,653 प्रतिभागी शेष रहेंगे। कृपया सभी प्रतियोगी प्रत्येक मैच को गंभीरता से लें। इसके अलावा प्रतियोगिता की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रतियोगियों के मैच एक साथ शुरू होंगे। दर्शक अपने पसंदीदा प्रतियोगी का नंबर खोजकर उनका रोमांचक प्रदर्शन देख सकते हैं। अब प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। क्यूईयू के बोलने के बाद अखाड़े में चुपचाप खड़े होकर व्यवस्थाओं की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों की आकृतियां अचानक दर्शकों की नजरों से ओझल हो गईं। फिर अखाड़े में अनेकों चमकते गोले प्रकट हुए। लुओ चेन ने जूम करके देखा तो प्रतियोगियों को छोटे छोटे आकृतियों में परिवर्तित होकर उनके अंदर प्रकट होते हुए देखा। लुओ चेन को लुओ यांग का प्रतियोगी नंबर 7756 खोजना था। तभी उसका नजरिया बदल गया और उसने खुद को छोटे छोटे चमकते गोलों में से एक के अंदर पाया। यह एक थोड़ा छोटा स्टेडियम जैसा स्थान था, जिसमें केवल कुछ ही दर्शक थे, और लुओ चेन उनमें से एक था। इसे छोटा कहना केवल सापेक्षिक था। जिस युद्ध मंच पर लू यांग खड़ा था, उसका क्षेत्रफल अभी भी 2000 वर्ग मीटर था। इसके अलावा मैदान बिल्कुल समतल वर्गाकार था। इस समय लू यांग युद्ध मंच के बाईं ओर खड़ा था। सिस्टम द्वारा उसके लिए निर्धारित प्रतिद्वंद्वी अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। लुओ चेन ने मंच की ओर हाथ हिलाया, ये देखने के लिए कि क्या लुओ यांग उसे देख सकता है। संयोगवश लू यांग भी अपने आसपास का अवलोकन कर रहा था और उसने लू चेन की आकृति को देख लिया। उसने उत्साह से लू चेन की ओर हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसने उसे देख लिया है। इस समय प्रतियोगिता स्थल पर एक लिंक तटस्थ आवाज गूंजी। प्रतिद्वंद्वी ने बराबरी कर ली है। प्रतियोगी 7756, कृपया तैयार हो जाएं। लुओ यांग ने तुरंत स्कारलेट फ्लेम को बुलाया। मनुष्य और जानवर 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर प्रकट होने वाले प्रतिद्वंद्वी को सतर्कता से देख रहे थे। युद्ध मंच और दर्शक दीर्घाओं में एक साथ उतार चढ़ाव दिखाई दिए, मानो दोनों प्रतियोगियों के युद्ध क्षेत्र आपस में विलीन हो रहे हों। उस समय युद्ध मंच के बाईं ओर लगभग 1.3 मीटर लंबा एक छोटा गोल मटोल सा दिखने वाला प्रतियोगी खड़ा था। ये प्रतियोगी देखने में केवल 11 या 12 वर्ष का लग रहा था। लुओ यांग ने अपने सामने खड़े उस छोटे से गोल मटोल बच्चे को देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहला प्रतिद्वंदी इतना छोटा बच्चा होगा, जो देखने में माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता प्रतीत होता था। लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम को अपने सामने प्रकट होते देख उस छोटे गोल मटोल व्यक्ति ने तुरंत अपने जानवर को बुला लिया।
जैसे ही उसने उस जानवर को देखा, लुओ चेन ने पहचान लिया कि वह क्या है, एक फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ, जो फ्रॉस्ट वुल्फ का एक विकसित रूप है। ये फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ देखने में बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा हुआ लग रहा था और पहले से ही स्पिरिट बीस्ट रैंक 2 स्टार पर था। इस छोटे से गोल मटोल शरीर की उम्र को देखते हुए इसके परिवार के पास काफी संसाधन होने चाहिए। जाति फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ। रैंक स्पिरिट बीस्ट 2 सितारा। प्रकार बर्फ प्रकार, पवन प्रकार। राज्य केंद्रित। योग्यता अच्छी। कौशल 1 कम तापमान प्रतिरोध पीली श्रेणी फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते हैं और कम तापमान के प्रति अधिक सहनशीलता रखते हैं। 2 फ्रॉस्ट ब्लेड प्रोफाउंड रैंक फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ अपने पंजों में बर्फ की शक्ति भर देता है, जिसे छूने पर लक्ष्य को कम तापमान वाली फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। यदि ये त्वचा को भेद देता है, तो बर्फ की शक्ति मांस और रक्त में प्रवेश कर जाती है, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है। 3 फ्रॉस्टविंड रैपिड ब्लेड प्रोफाउंड रैंक फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ पाले और बर्फ की ऊर्जा से परिपूर्ण विंड ब्लेड को बुलाता है, जो लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। 4 बर्फ और हिमपात का अवतरण गहन श्रेणी फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ एक छोटे से क्षेत्र में हिमपात को आमंत्रित करता है। 5 अनुकूल हवा पीली श्रेणी इस अवस्था में फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की गति 20% बढ़ जाती है। शायद उस छोटे गोल मटोल जीव को उसके परिवार ने कुछ सिखाया था। जैसे ही उसने अपने जानवर को बुलाया, उसने फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ को लुओ यांग की तरफ दौड़ने का आदेश दिया। वह स्वयं स्थिर खड़ा रहा और अपने दूसरे पशु को बुलाने लगा। यह एक पौधे के आकार का दानव था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, यह उसके सामने जमीन पर उतरा, फिर जड़ पकड़कर बढ़ने लगा। इसकी कसकर बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी और इसकी सुंदर आकृति प्रकट होने लगी। जाति हीलिंग लिली। रैंक भयंकर जानवर 7 सितारा। प्रकार प्रकाश प्रकार, जीवन प्रकार। स्थिति घबराई हुई। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 उपचार प्रकाश गहन श्रेणी उपचार लिली उपचार गुणों वाला प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो घावों को तेजी से ठीक करने में सक्षम है। 2 लिली शील्ड गहन श्रेणी हीलिंग लिली अपनी जीवन ऊर्जा का उपभोग करके लक्ष्य के शरीर की सतह पर लिली शील्ड की एक परत का निर्माण करती है, जो आने वाले नुकसान के एक हिस्से को अवशोषित करने और उसे उपचार करने वाली जीवन ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। एक उपचार सहायक प्रकार का जानवर और लुओ चेन की राय में ये हीलिंग लिली, हालांकि एक भयंकर जानवर है, उस फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। वो इस बात से कुछ हद तक हैरान था कि इस छोटे से गोल मटोल बच्चे के परिवार को उसके लिए एक उपचार करने वाली लिली कैसे मिल गई, जबकि यह उसका पहला जानवर नहीं था। जड़ पकड़ने और बढ़ने के बाद हीलिंग लिली ने मैदान पर दौड़ रहे फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ पर स्किल लिली फ्लावर शील्ड का इस्तेमाल किया। हालांकि इसे ढाल कहा जाता है, लेकिन ये कौशल फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ के शरीर पर लिली की पंखुड़ियों के एक मायावी पैटर्न के रूप में प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे उसकी सतह पर बहता रहा। लुओ यांग के साथ मौजूद 5 सितारा स्पिरिट बीस्ट रेड फ्लेम ने तेजी से उसकी ओर आ रहे फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ पर लापरवाही से नजर डाली। जब दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर से भी कम रह गई, तो लुओ यांग को इस बात की परवाह नहीं रही कि वह अपने से छोटे प्रतिद्वंद्वी को धमका रहा है। लाल ज्वाला के बगल में मुट्ठी के आकार की 2 बहती ज्वाला की गोलियां तेजी से बनी, फिर लंबी नीली पूंछ वाली ज्वालाओं के साथ तेजी से फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की ओर बढ़ी। जैसे ही फ्लोइंग फ्लेम बुलेट उसे लगने वाली थी, फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ ने अपनी स्किल फॉलोइंग द विंड का इस्तेमाल किया और उसका शरीर तेजी से थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ गया। फ्लोइंग फ्लेम बुलेट उसकी पीठ को छूते हुए पीछे जमीन पर जा गिरी, जिससे जमीन पर बर्फ के क्रिस्टलों का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। हालांकि इसने समय रहते अपनी गति को समायोजित कर लिया, लेकिन फ्लोइंग फ्लेम बुलेट से छूकर निकले हिस्से पर अभी भी बड़े निशान मौजूद थे। किसी अज्ञात ज्वाला से उसके गहरे नीले रंग के फर जलकर नष्ट हो गए, जिससे उजागर त्वचा पर पाले के निशान दिखाई देने लगे। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से लिली फ्लावर शील्ड पीठ के घाव पर एकत्रित हुई, एक चमकदार रोशनी में परिवर्तित हो गई और चोट को ठीक करने का प्रयास करने लगी। हालांकि रंग का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। ये घाव के किनारों के एक छोटे से हिस्से को ही ठीक कर पाया, इससे पहले कि यह खुद को बचा नहीं सका। इस समय कौशल के केवल एक ही टकराव के बाद फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ ने विरोधी बीस्ट मास्टर के जानवर और खुद के बीच के विशाल अंतर को महसूस किया। लेकिन फिर भी यह अच्छा था, यह आइस टाइप का था।
बीस्ट मास्टर का जानवर और उसमें रेड फ्लेम द्वारा उत्पन्न निम्न तापमान क्षति के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध था, इसलिए क्षति दिखने में जितनी भयावह लग रही थी, उससे कहीं कम भयावह थी। उसने अपने पीछे खड़े उस छोटे मोटे व्यक्ति की ओर देखा और उसके चारों ओर बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। फिर वह एक विशाल फ्रॉस्टविंड रैपिड ब्लेड के साथ लुओ यान की ओर दौड़ा। जब उसने अपना निशाना लुओ यान की ओर मोड़ा, तो रेड फ्लेम दहाड़ा। फिर उसने और अधिक फ्लोइंग फ्लेम बुलेट्स को संघनित किया और उन्हें उसके रास्ते में गिरा दिया। उस छोटे मोटे जीव ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और इस विचित्र क्रिया के बाद फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की पीठ पर मांस हिलने लगा, जिससे एक लिली का आकार बन गया। ये लिली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस छोटे मोटे बच्चे के सामने रखी हुई हीलिंग लिली थी। नहीं, शायद ये कहना बेहतर होगा कि यह वही हीलिंग लिली थी, क्योंकि उस छोटे मोटे बच्चे के सामने जड़ पकड़ने वाली औषधीय लिली गायब हो गई थी। मंच के नीचे खड़े लुओ चेन ने इस विचित्र दृश्य को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। क्या ये किसी पशु स्वामी की प्रतिभा है? दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के जीव वास्तव में इस तरह से मिल सकते थे, ये सचमुच चमत्कारों से भरा था। मंच पर मौजूद लुओ यांग की निगाहों में भी थोड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि विरोधी फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की आभा बहुत मजबूत हो गई थी, संभवतः 4 सितारा स्पिरिट बीस्ट के स्तर तक पहुंच गई थी। इस छोटे मोटे बच्चे की प्रतिभा काफी दिलचस्प है। रेड फ्लेम, आइस फ्लेम ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करो, इसे जल्दी खत्म करो। रेड फ्लेम ने सिर हिलाया, फिर उसके शरीर पर बर्फीली नीली ज्वालाएं उमड़ पड़ी और 4 मीटर से अधिक लंबा और पूरी तरह से बर्फ की ज्वाला से बना एक आइस फ्लेम लायन किंग अखाड़े में प्रकट हुआ। उसके हर कदम से जमीन पर बर्फ के मोटे मोटे क्रिस्टल जमते जा रहे थे, यहाँ तक कि दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठे लुचेन को भी भयावह ठंड का हल्का सा एहसास हो रहा था। अब विचित्र आकार ले चुका फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ निर्भीक होकर आइस फ्लेम ट्रू बॉडी से टकरा गया। यद्यपि प्रत्येक पारस्परिक हमले से फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ के शरीर पर गहरे निशान पड़ जाते थे, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद हीलिंग लिली प्रकाश से चमक उठती थी और ये घाव तुरंत ठीक हो जाते थे। इस संयोजन ने वास्तव में दो जानवरों के फायदों को चतुराई से मिला दिया। हालांकि रेड फ्लेम ने अपना पंजा चाटा, फिर फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ पर झपट्टा मारा, जो आइस फ्लेम ट्रू बॉडी से उलझा हुआ था। यह उसका आवेशपूर्ण हमला था। उसका पंजा फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की पीठ पर स्थित हीलिंग लिली पर जोर से टकराया। इस प्रहार की शक्ति इतनी भयावह थी कि हीलिंग लिली का शरीर फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की पीठ पर लगे नुकीले पंजों से टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर बिखर गया। शायद अब उनकी इंद्रियां आपस में मिल गई थी। फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ ने एक दबी हुई और दर्दनाक दहाड़ मारी और काफी देर तक जमीन पर गिर पड़ा, हिलने डुलने में असमर्थ। हमले के सफल होने पर रेड फ्लेम की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी और वह आगे बढ़कर फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ की ओर बढ़ने लगा, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रतियोगी संख्या 6672 ने आत्मसमर्पण किया। प्रतियोगी संख्या 7756 विजयी हुए। कृपया थोड़ी देर का ब्रेक लें, अगला मैच 15 मिनट में फिर से शुरू होगा। सिस्टम की घोषणा समाप्त होने से पहले ही लुओ यांग के सामने खड़ा छोटा मोटा व्यक्ति और जमीन पर मौजूद फ्रॉस्टविंड स्पिरिट वुल्फ प्रेत में परिवर्तित होकर गायब हो गए थे। ऐसा लगा मानो उस छोटे मोटे लड़के के आत्मसमर्पण करते ही अखाड़े से उसका संपर्क टूट गया हो। उस छोटे मोटे बच्चे को देखकर, जिसके चेहरे पर कुछ सहमी हुई सी मुस्कान थी और जो गायब हो गया, लुओ यांग मन ही मन इस बात के लिए क्षमा मांग रहा था कि उसने इतने छोटे बच्चे को इतना खूनी दृश्य देखने दिया। एक बार मैदान पर उतरने के बाद वे प्रतिद्वंद्वी बन जाते थे। सामने कोई भी हो, वो पूरी ताकत से खेलता था और यह मायावी दुनिया थी, इसलिए इसका उस पर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ता था। मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करें तो चूंकि उसने ये रास्ता चुना है, इसलिए अंततः उसे इन चीजों का सामना करना ही होगा। अगर वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता, तो इसका मतलब यही होगा कि वो खुले में लड़ने वाले बीस्ट मास्टर बनने के योग्य नहीं है। सामने बैठा हुआ छोटा मोटा व्यक्ति पूरी तरह गायब हो जाने के बाद उसके साथ आए दर्शक, संभवतः उसका परिवार, भी गायब हो गए। अब मैदान में बस कुछ ही बिखरे हुए दर्शक बचे थे। लुओ यांग रेड फ्लेम पर सवार होकर अखाड़े के किनारे तक आया। उसने कांच जैसी बाधा के पार बैठे हुए लुओ चेन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भाई, मैं जीत गया। लुओ चेन ने एक पल के लिए सोचा कि बेहतर होगा कि वह अपना उत्साह कम न करे। बुरा नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन अगले 2 मैचों के लिए आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है ताकि कोई गलती न हो। लुओ चेन सच कह रहा था। कभी कभी
भले ही किसी पशु स्वामी का अनुबंधित पशु विशेष रूप से उत्कृष्ट न हो, लेकिन पशु स्वामी की अद्वितीय प्रतिभा के साथ मिलकर अक्सर अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले उस छोटे मोटे जीव ने किया था, दो जीवों को आपस में मिलाने की उसकी प्रतिभा दोनों जीवों की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि उन्हें किंग बीस्ट प्रजाति से मुकाबला करने में भी सक्षम बना सकती है। आइस फ्लेम लायन किंग के कई राउंड खेले गए। 15 मिनट जल्दी से बीत गए और लुयांग रेड फ्लेम पर सवार होकर अखाड़े के अपने बाएं हिस्से के केंद्र में लौट आया। इस बार उनके सामने एक युवती प्रकट हुई। उसके बगल में दो जानवर थे, एक तितली के आकार का जानवर जो ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, और दूसरा 3 सितारा स्पिरिट बीस्ट बोन स्पाइक स्पिरिट टाइगर। लुओ चेन ने अपना ध्यान तितली जैसे दिखने वाले उस जीव पर केंद्रित किया। प्रजाति गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई। रैंक स्पिरिट बीस्ट 3 सितारा। प्रकार धातु प्रकार। राज्य केंद्रित। योग्यता अच्छी। कौशल 1 उत्तम इस्पात शरीर पीला। रैंक गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई का पूरा शरीर उत्तम इस्पात से ढका हुआ है, जो इसे बहुत मजबूत और टिकाऊ बनाता है। 2 गोल्डन स्पिनिंग व्हील प्रोफाउंड। रैंक गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई अपने पंख फैलाती है और अपने शरीर को घुमाकर एक घूमता हुआ पहिया बनाती है, जिससे वह लक्ष्य पर हमला करती है। 3 सोने और चांदी का पाउडर अत्यंत शक्तिशाली धातु प्रकार के तत्व छोटे छोटे पाउडर के कण बनाते हैं। यदि लक्ष्य को चोट लगी हो, तो यह पाउडर घाव के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, जिससे लक्ष्य को जहर जैसी नकारात्मक समस्याएं हो सकती हैं। 4 स्वर्ण ब्लेड गहन श्रेणी धातु प्रकार के तत्वों से निर्मित स्वर्ण ब्लेड, जिसमें एक निश्चित विनाशकारी शक्ति होती है। ये फाइन स्टील बटरफ्लाई का नियमित विकास गोल्डन ब्लेड बटरफ्लाई निकला। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।